हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका नीट जो DT6 हुआ है उसका केमिस्ट्री पार्ट का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पेपर की अगर हम बात करें, पेपर काफी आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन ही आए हैं IUPAC पे। बाकी इनऑर्गेनिक में सारा का सारा आपका केमिकल बॉन्डिंग से है, जो कि आसान क्वेश्चंस हैं ना। सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फिजिकल में आपके मोस्टली क्वेश्चंस तो आपके केमिकल काइनेटिक्स से हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम से, सॉरी नॉट काइनेटिक्स। उसके बाद आपके 4-5 क्वेश्चन जो है वो आयोनिक से हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक में 4-5 है वो बफर पे बेस्ड हैं। तो पेपर आपका ओवरऑल मतलब ठीक ठाक है, मतलब है ना, इजी कहेंगे, ठीक ठाक, एवरेज से हल्का सा कम ही मानिए इसको। तो इजी है आपका, उम्मीद है अच्छा गया होगा। चलिए, तो पहले ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक एंड देन है ना एट द लास्ट वी विल डिस्कस योर फिजिकल केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, IUPAC पे ही है। तो हमें क्या बताना है, इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो भाई देखिए, अगर हम इसमें भाई प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन सा है, सीनियर फंक्शन ग्रुप, तो हमने कहा भाई यहाँ पे सारे के सारे क्या है, OH ही हैं, अल्कोहल है केवल यहाँ पे। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि भाई अब हमें लॉन्गेस्ट चेन चुननी है। कैसे करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन? तो लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के लिए आप क्या चाहोगे कि भाई जो ये OH जिन जिन कार्बन से कनेक्टेड हैं, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लाना चाहो अपनी उस चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे उसमें। ठीक है। तो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आप 1 2 इधर चले गए तो आपका ये OH वाला कार्बन आ गया चेन में, ये OH वाला कार्बन आ गया, लेकिन आपकी चेन है 4 कार्बन की, तो ये नहीं करेंगे। तो आप क्या करिए, आप यहां से जाइए ऐसे ऐसे, राइट। तो ये अपनी होगी लॉन्गेस्ट चेन। देखो भाई, तीनों को तो हम चेन में ले नहीं सकते हैं, तीनों जो कार्बन है जिन पे OH लगे हुए तीनों को नहीं ले सकते हैं हम। ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो, नहीं आएंगे तो फिर 2 ही आएंगे। तो 2 के साथ हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में आएंगे उस चेन का सिलेक्शन हम करेंगे। हमारी ये चेन हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट, मतलब OH वाला जो कार्बन है जिसपे OH लगा हुआ है उसको लोवेस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। अगर आप वहां से शुरू कर दोगे तो 1 2 3 मिल जाएगी, तो लोवेस्ट मिलेगी 1 2, इस पे 2 पे मिल गई है, 3 4 5 6, राइट। तो अब क्या देख रहे हैं हम कि भाई 3 पे आपका क्या है, ये C के साथ OH है ना। जहां जहां पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है आप हाइड्रोजन से भर लेना, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं। ठीक है। तो हमने कहा भाई इसके साथ क्या है, ये आपका मिथाइल वाला है और OH है, तो ये हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो 3 पे आपका हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है। उसके बाद 2 और 4 पे आपके क्या है, अल्कोहल लगे हुए हैं और 6 कार्बन की चेन है। अब आप ऑप्शंस पढ़िए। ठीक है। तो 6 की मतलब हेक्सेन आएगा, 2 है मतलब डाइओल आएगा, और आपका 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है। तो हमने कहा भाई 3 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल हो गया। फिर क्या आएगा आपका हेक्सेन, और कहां कहां पे है, 2,4 डाइओल है ना। शायद आपको हो सकता है ऑप्शंस में दिया हो 2,4 हेक्सेन डाइओल, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा ऐसा ऑप्शन ढूंढिए भाई जिसमें 3 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है। तो अगर आप ऑप्शंस देखने जाओगे, ये मेरे पास PDF फॉर्मेट में है, तो वो कभी कभी उसको अगर जूम इन जूम आउट कर रहा हूं तो वो लोड नहीं हो रहा है ना। तो ठीक है, आ गया है। तो हम बोल रहे हैं 3 पे हाइड्रोक्सी मिथाइल, 2,4 हेक्सेन डाइओल, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, अपने पास क्या है, एक अनहाइड्राइड है ना भाई। आपको दिख गया भाई, ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप जो कि अनहाइड्राइड है। अनहाइड्राइड कैसे बनता है भाई, नाम से पता लग रहा है। हमने क्या कर दिया है भाई, 2 कार्बोक्सिलिक लेके उनमें से क्या है, हम पानी निकाल देते हैं, तो इसलिए उसको क्या है, अनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है। तो 2 कार्बोक्सिलिक आपके रहे होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने उन दोनों में से क्या है, पानी निकाल दिया, तो अनहाइड्राइड बन गया। तो इनकी नेमिंग कैसे करते हैं कि भाई जिन 2 कार्बोक्सिलिक से पानी निकाला उन कार्बोक्सिलिक को ड्रॉ कर लो। मैंने कहा एक क्या रहा होगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड OH ये रहा होगा, और दूसरा क्या रहा होगा, C डबल बॉन्ड OH। अगर आप यहां से वाटर निकाल दोगे तो क्या है, आपका यही बन जाएगा। तो मैंने कहा कि इन दोनों का नाम लिख लो आप, है ना। ये क्या है भाई आपका प्रोपेनोइक एसिड, तो मैंने कहा इधर तो है मेरे पास प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। इधर क्या है आपके पास, साइक्लोहेक्सेन, इधर है आपके पास साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब एसिड तो बचा नहीं है अपने पास, अनहाइड्राइड है, तो आप क्या करिए, इसको एसिड को उड़ाइए, एसिड को उड़ाइए, और जो नेमिंग में पहले आएगा, C पहले आएगा या P पहले आएगा, C पहले आएगा, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, दोनों जुड़ गए हैं, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक, लास्ट में जोड़ दीजिए अनहाइड्राइड। ऑप्शन आप देखोगे तो आप पाओगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड, ऑप्शन नंबर 2।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, कुछ ये बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है भाई यहाँ पे आपके पास क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड तो चेन में आएगा, तो हमने कहा नंबरिंग भी वहीं से शुरू होगी क्योंकि प्राइमरी है। उसके अलावा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के लिए क्या करोगे कि आप कोशिश करोगे अगर भाई उसमें क्या है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उनको चेन में इंक्लूड किया जाए और प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड्स को, है ना। पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन को लाने की कोशिश करेंगे कि मेरी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन आए, ठीक है। अब डबल बॉन्ड दोनों को तो ला नहीं सकते हो, अगर आप 1 यहां से शुरू करोगे तो 2 तो यहीं आएगा, 3 इधर जा सकता है या फिर 3 4। तो 3 4 में फायदा है क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ रहा है और आपका 4 की चेन भी बन रही है। तो मैंने कहा 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे, ध्यान रखना इधर नहीं जाना है, चाहे इधर 5 कार्बन बन रहे होते, मैंने कहा कि मुझे अनसैचुरेशन को चेन में लेना पड़ेगा क्योंकि उसको प्रायोरिटी देते हैं अपन इसके बाद, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब क्या क्या है आपके पास, 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, इसका क्या नाम देंगे, मिथाइलिन। तो और 2 पे क्या है, मिथाइलिन, ठीक है। और क्या है आपकी 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, लेकिन 3 पे क्या है, इन और अल, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपका नाम होना चाहिए। देखिए कहां पे है, 3 मिथाइल 2 मिथाइलिन ब्यूट 3 इन अल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए आपका स्पाइरो है, स्पाइरो है मतलब क्या किया है हमने यहाँ पे 2 रिंग्स को एक कार्बन के उसमें जोड़ दिया है, जैसे इस कार्बन के अबाउट, ये COCl है यहाँ के, इसके अबाउट के दोनों को फ्यूज कर दिया है इस तरीके से। अब कैसे नेमिंग करते हैं स्पाइरो वालों की, भाई छोटी रिंग से बड़ी रिंग की तरफ जाते हैं, ठीक है। और यहां से नंबरिंग शुरू नहीं करते हैं, उसके जस्ट अगले वाले से करते हैं। अब अगले वाले में यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, कहां से करेंगे, यहां तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, यहां कम से कम मिथाइल है तो उसको लोएस्ट नंबरिंग मिलेगी, तो वहीं से शुरू करेंगे। तो मैंने कहा 1 2 3 4 मिलेगी स्पाइरो वालों को। अब 5 में इधर जाए या इधर आए, हमने कहा इधर सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप कौन सा है, हमने कहा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक को तो चेन में ले नहीं सकते, लेकिन उसको लोएस्ट नंबरिंग तो दे सकता हूं मैं, तो मैंने कहा 4 तो आनी थी, है ना, 5 से कम तो इसको मिल ही नहीं सकती। अब अगर मैं इधर चला गया तो इसको सबसे बेकार मिल जाएगी, सबसे लास्ट, लेकिन लास्ट नहीं देनी, इसको सबसे पहले देना है, जितना पहले हो सके उतना पहले, है ना। तो हमने कहा 5 यहां से 6 7 8, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा और कैसे लिखते हैं भाई इनको, तो क्या आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है यहाँ पे, 1 पे मिथाइल है, 7 पे क्या है, COCl, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएगा, क्या बन जाएगा, क्लोरोकार्बोनिल। तो आपका क्या है, 7 पे क्या है भाई, क्लोरोकार्बोनिल, क्यों, क्योंकि कार्बन आपका बाहर है तो कार्बोनिल, और हेलो ग्रुप कोई भी हो, यहाँ पे क्लोरो है तो क्लोरोकार्बोनिल। तो 7 पे क्लोरोकार्बोनिल हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, 1 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, स्पाइरो, क्योंकि स्पाइरो की नेमिंग कर रहे हैं, ब्रैकेट लगाओगे, छोटी वाली रिंग में कितने कार्बन है, 1 2 3, है ना, इसको नहीं गिनना है, और उधर कितने 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहा हूं, तो 3.4 इतना हो जाएगा, टोटल 8 हैं, तो ऑक्टेन, ठीक है। और आपका क्या है, 5 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ऑक्टेन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कुछ इस तरह का नाम हमारा होना चाहिए। और आप देखिए कहां पे मिलेगा ये आपको, 7 क्लोरोकार्बोनिल, है ना भाई। क्लोरोकार्बोनिल पहले आएगा मिथाइल से, क्योंकि मिथाइल M से शुरू हो रहा है, ये C से शुरू हो रहा है, तो पहले यही सब्स्टिट्यूएंट आएगा, है ना। तो 7 क्लोरोकार्बोनिल, 1 पे मिथाइल, स्पाइरो, 3 4 ऑक्टेन, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट IUPAC ये रहा, हमने कहा कहां से नंबरिंग शुरू होगी, कार्बोक्सिलिक, तो 1 मिलेगा इसको, फिर अनसैचुरेशन को प्रायोरिटी देंगे तो 2 इधर जाएंगे, 3 इधर जाएंगे, 4 इधर जाएंगे, 5 इधर जाएंगे। अच्छा, तो 1 पे कार्बोक्सिलिक है, 3 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल भी है, क्लोरो भी है, तो सबसे लोएस्ट, सबसे पहले किसको लिखेंगे, इथाइल का E पहले आएगा या क्लोरो का C, तो हमने कहा क्लोरो का C, तो 4 पे क्लोरो, फिर इथाइल का E पहले आएगा, 3 पे इथाइल, फिर एक बचा 4 पे मिथाइल, फिर क्या बोलेंगे हम, साइक्लो है, 5 कार्बन है, पेंट, 2 पे इन है ना, और आपका क्या हो जाएगा, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो ये आपका नाम कहां पे मिलेगा हमें, 4 क्लोरो, 3 इथाइल, 4 मिथाइल साइक्लोपेंट, 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4, है ना। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये हो जाएगा। चलिए, तो ऑर्गेनिक का अपना इतना ही पोर्शन था ना, इसको अब मिटा देते हैं और हम शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक की। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें क्या बोला गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स
हैव आइडेंटिकल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, है ना। तो भाई ये आपके हैं दो दो दे रखे हैं हर ऑप्शन में, तो दोनों में क्या है सेम नंबर ऑफ लोन पेयर आपके क्या है होने चाहिए सेंट्रल एटम पे। पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है। तो गिन देते हैं भाई, कैसे गिनेंगे। सबसे पहला अगर आप देखो तो आपके पास है IF5, ठीक है, और ClF3। अब मुझे यहाँ पे शेप ज्योमेट्री से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने कहा मुझे केवल ये बताना है कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हैं सेंट्रल एटम पे। तो चलिए, तो अगर पहला देखें IF5 में क्या होगा भाई, आयोडीन बनाया आपने, है ना। आपने कहा देखो आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 7, ठीक है। 5 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो हमने कहा 5 जोड़ देते हैं ऐसे ही, है ना। शेप ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, पूछा नहीं गया तो क्यों परेशान होना है। 5, तो 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर बचे तो लोन पेयर कितना बनेगा, एक ही पेयर बनेगा ना भाई। पेयर का नाम मतलब क्या है, 2 आने चाहिए। तो हमने कहा इसमें एक है ClF3 कैसे बनाओगे, Cl में अगेन Cl में 7 होंगे, 3F लगा दिए तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे, 4। भाई 3 क्यों काउंट कर रहे हैं हम, कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो एक Cl लेके आएगा तो एक F लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, राइट। तो Cl का 3 ही गए ना, 3 से जुड़ा तो 3 गए, 7 थे, 4 बचे, 4 के कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर। तो हमने कहा ये तो आइडेंटिकल नहीं है। दूसरा HCF2I3 माइनस, है ना। HCF2 क्या है भाई, ज़ेनॉन नोबल गैस, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। 2 F से जुड़ गया तो हमने कहा ये लो 2 F से जुड़ गया तो कितने बचे, 8 में से 2 गए, 6 बचे, 6 मतलब 3 लोन पेयर। तो हमने कहा ये लो जी, है ना, 3 लोन पेयर। I3 माइनस, तो हमने कहा आयोडीन है, 2 आयोडीन से जुड़ा हुआ है तो एक से ये जोड़ दिया, इस तरीके जोड़ दिया। आयोडीन के पास 7 होते हैं, ठीक है, एक माइनस लगाए तो आप ले लीजिए कितने हो गए, 7 और 1 8, ठीक है। 2 से जुड़ गया तो कितने बचे, 6 बचे तो कितने लोन पेयर, 3। तो हमने कहा ये तो इसी केस में आ गया। तो अगर आ गया 3 लोन पेयर तो 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे होगा। उसके अलावा आगे भी देख सकते हो HCF4, Hc के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। 4 के साथ बॉन्ड बनाए, 4 बचे 2 लोन पेयर। तो HCF4 के 2 लोन पेयर, IF5 का देख चुके हैं 1 लोन पेयर, नहीं होगा। HCF4 के 2 लोन पेयर, SF4 सल्फर के कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 के बॉन्ड बनाए, 1 लोन पेयर, 2 1, नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following species are hypervalent। तो hypervalent मतलब जिनके वैलेंस शेल में अगर हम बात करें तो भाई टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, आपके 8 से ज्यादा होना चाहिए। एक्सपेंडेड ऑक्टेट है ना, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। हाइपोवैलेंट होता है जिसमें 8 से कम हो, हाइपर मतलब 8 से ज्यादा हो। तो हमने कहा किसमें 8 से ज्यादा है, देखो BF3 अगर आप बनाओगे तो बोरोन का F, ये F से बना F, इधर तो भाई 6 ही हुए, तो हमने कहा ये तो हाइपोवैलेंट है, हाइपर नहीं है। CO3 2 माइनस बनाने जाओगे तो C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 6 2 8, तो ये तो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ये भी नहीं है। अच्छा, SO4 2 माइनस, तो हमने कहा सल्फर के साथ SO4 2 माइनस, हमने कहा कुछ इस तरीके से बनाओगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 माइनस लगाए, इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 4 8, तो 10 2 12। हमने कहा भाई ये तो 8 से ऊपर चला गया, इसने तो गेम बिगाड़ दिया, है ना। तो ये हाइपर है, ये क्या हो गया अपना हाइपर, क्या 8 से ज्यादा हो गए ना भाई। SO4 2 माइनस कैसे बनाओगे, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने हैं वैसे तो, लेकिन 2 नहीं बना तो 1 माइनस दे दिया हमने उसको, ठीक है। तो 2 इधर बने, 2 इधर, SO4 थे, 2 माइनस, तो कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिनोगे तो भाई, एक बॉन्ड में 2 बॉन्ड में 4 4 इधर 4 इधर, 8 2 10 2 12। तो हमने कहा ये तो हाइपर है। अच्छा, ClO4 2 माइनस, तो हमने कहा Cl में कितने होते हैं, हाँ पहले बना लेते हैं, O4, तो डबल बॉन्ड O 7 ही होते हैं, तो 1 2, इसके वैलेंस शेल में तो 4 2 6 7 बॉन्ड बन गए, तो माइनस हमने इस ऑक्सीजन को दे दिया। तो टोटल कितने हैं अगर हम देखें तो भाई, जो बॉन्डेड जो दूसरे ने दिए हैं वो भी काउंट करोगे ना कोवेलेंट में। शेयरिंग का मतलब क्या है भाई, तेरे भी हैं मेरे भी हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि तूने एक दिया मैंने एक दिया, लेकिन दोनों 2 गिनेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये भी 8 से तो ज्यादा ही हैं, तो हमने कहा ये भी हाइपरवैलेंट है। तो ClO4 माइनस एंड SO4 2 माइनस बोथ आर हाइपरवैलेंट स्पीशीज। तो क्या हो जाएगा आपका 1 and 3, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कौन फॉलो नहीं करता है, आपको हर ऑप्शन में 2 पेयर, मतलब एक पेयर दिया हुआ है, 2 स्पीशीज हैं 4 ऑप्शंस में। चलिए, तो क्या होगा भाई, देखिए, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है आपको, PCl3 एंड CCl4। ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों BF3 PCl5, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। तीसरे में दिया हुआ है SF2 एंड F2 और फोर्थ में दिया हुआ है NF3 एंड CO2। तो मुझे क्या देखना है कि भाई 8 से कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करती, क्योंकि ऑक्टेट भाई साहब के जो रूल है उनके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई आपका जो ऑक्टेट है उसमें क्या है 8 होने चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए क्या है वो अपनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहता है वैलेंस शेल में। तो हमने कहा PCl3 में आप देखोगे फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर बचा, तो NCl PCl Cl Cl एक बच गया लोन पेयर। हमने कहा इसके पास 8 है। CCl4 सोचना ही नहीं है, Cl 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 इसके पास भी 8 है ना, तो ये तो फॉलो कर रहा है, ये अपना ऑप्शन नहीं है। BF3 सबको पता है भाई हाइपोवैलेंट है, इसके पास 8 से कम है, 3 ही बने हैं, एक इसके पास क्या है एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो हमने कहा भाई इसमें 6 हैं और PCl5 में 5 बॉन्ड बन गए, सोचना ही नहीं है, 5 बॉन्ड के 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइपरवैलेंट है, तो 2 फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। आगे आप देख सकते हो SF2 में सल्फर के पास 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए तो 4 बच गए, 4 के बनेंगे 2 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन तो 8 ही हुए, ये भी फॉलो कर रहा है। और अगर आप F2 की बात करोगे तो FF है ना, भाई फ्लोरीन को एक ही चाहिए था है ना, तो इसलिए वो क्या एक बॉन्ड बनाता है इस तरीके से, तो हमने कहा ये भी ठीक है। NF3 अगर आप देखोगे ना, तो बाकी आप इधर इसके पास लोन पेयर है तो आप गिन सकते हो 8 कैसे हुए। NF3 की बात करोगे तो NFFF एक लोन पेयर 8 ही है। CO2 की बात करोगे तो CO कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन, तो भाई डबल बॉन्ड और टोटल मिला के 8 हो गए सेंट्रल वाले पे, और इधर भी आप गिन सकते हो 2-2 लोन पेयर होंगे, तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। किसमें फॉलो नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स। हमने कहा हां भाई शेयरिंग तो होती है, उसी को तो बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो पहला तो सही है। द बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, क्या कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9 भाई आयोनिक की अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसे मान लीजिए अगर NaCl है तो हमने कहा भाई Na+, ये एक क्या है चार्ज स्पीशीज है, तो Cl-, अब ये तो हर तरफ सेम फोर्स लगा रहा होगा ना यार, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो हर तरफ होंगी, तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आप देखोगे है ना, फोर्स वगैरह मेजर करोगे, कोई अगर आप कोई उतने ही सेम चार्ज का पार्टिकल रख के तो उस पे सेम फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इस डायरेक्शन को प्रेफर कर रहा है, इस डायरेक्शन को प्रेफर नहीं कर रहा है, हर तरफ एक जैसा है। इसलिए कि अगर आप देखोगे तो Cl-, 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 आगे पीछे, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है कोई, ये किसी डायरेक्शन को प्रेफर नहीं कर रहा है, ये नॉन डायरेक्शनल है। आयोनिक की बात कर रहा हूँ, कोवेलेंट में तो डायरेक्शन है ना यार। अगर मान लीजिए मैं CH4 बना रहा हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ वहां पे कि भाई इसका हाइब्रिडेशन क्या है sp3, तो कार्बन ने एक S3 पे मिलके 4 वहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए sp3, और वो चारों एक पर्टिकुलर एंगल पे गए, मतलब उन चारों बीच में कुछ होता है ना भाई 109 डिग्री 28 मिनट, तो वो डायरेक्शनली, तो उसका मतलब क्या है कि भाई वो उसी एंगल पे जाने वाले हैं, उनके बीच में वो एंगल रहेगा, तो वो जो ऑर्बिटल आपके जा रहे हैं तो डायरेक्शन कैरेक्टर तो शो कर ही रहे हैं, तो कोवेलेंट में डायरेक्शन कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे अगर आप sp में बात करोगे, sp अगर है मान लो तो 180 डिग्री का एंगल होगा, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, तो इधर इधर बॉन्डिंग होगी, तो डायरेक्शन कैरेक्टर आपके कोवेलेंट में है, आयोनिक में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 पढ़िए, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। हाँ, अब जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या है, आप कह सकते हो कि इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली कलर्ड। हमने कहा भाई हाँ कह सकते हो, कोई भी स्पीशीज कलर क्यों दिखाती है ना, या तो हम कहते हैं कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी वगैरह है ना, ऑर्बिटल मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या है एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वापस जब डी एक्साइटेशन होगा तो वो रिलीज करेगा, है ना, और हमें क्या है अगर वो विजिबल रेंज में आ रहा है तो कलर वगैरह वो शो करेंगे। अच्छा, तो ट्रांजिशन जब होता है तो उसकी वजह से क्या अपने को कलर दिखता है ना। सिमिलरली हम बात करते हैं कि आपका जो होमो लुमो है ना, आप एमओटी में पढ़ चुके हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर वहां पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो क्या है आपको वहां पे कलर दिखाई देता है। अब जितना ज्यादा आपका होमो लुमो के बीच का गैप कम होगा उतने ही क्या है जल्दी जल्दी वहां पे ट्रांजिशन हो सकता है
ठीक है, तो वो फ्रीक्वेंसी वहां पे बढ़ जाएगी, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर भी क्या बढ़ने लगती है। तो फजांस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जितनी ज्यादा एक्सटेंट ऑफ आपकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, कोवेलेंट नेचर उतना ही ज्यादा होगा, और आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो भी क्या इंक्रीज होने लगेगी। क्योंकि हमारे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो मैंने कहा इसका क्या है भाई, अगर 1s2 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p2 ये ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाने जाता है तो मान लीजिए मैंने 2s बनाया, पहले ग्राउंड स्टेट बना लेते हैं 2s2 और 2p2 इस तरीके से, ठीक है। ये तो आपकी इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, है ना, और फिर ये 4 sp3 बनेंगे और इन 4 sp3 के साथ क्या है, बॉन्डिंग हो जाएगी किसी दूसरे एटम की, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाके इलेक्ट्रॉन क्या है, ये काम कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि इसलिए क्या है, कोवेलेंट का नेचर बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर बढ़ेगी तो क्या है, वो आपके कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कलर शो आपके कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका है ना, जनरली कलर्ड, ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो कौन सा गलत था, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट हैव sp3 हाइब्रिडेशन ऑन सेंट्रल एटम। किसका सेंट्रल एटम पे sp3 हाइब्रिडेशन नहीं है। कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, CCl4 सोचना ही नहीं है, CH4 sp3 है ना, CH4 जैसा है, NH3 में भी अगर आप देखो तो 3 H हो गए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो NH3 में भी आपका क्या है, sp3 है। क्वेश्चन नंबर 10, CCl4, तो कार्बन 4 बना सकता था, कार्बन ने 4 बना दिए, लोन पेयर कुछ बचा नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों से बॉन्ड बन गए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, ये तो आता आपका स्टेरिक नंबर भाई, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, यही आपका स्टेरिक नंबर है, ठीक है। तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है मतलब क्या हो जाएगा, sp3, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है, NH3, तो हमने कहा NHH, एक लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड्स हो गए 3 प्लस एक लोन पेयर 4, 4 मतलब sp3, ये भी ठीक है, अब तक तो बात सही चल रही है। अगला XeF2, अच्छा भाई XeF2 देखोगे तो XeFF 8 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 लोन पेयर, ये लो, तो 3 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड्स, ये तो 5 हो गए भाई, 5 हो गए, तो ये तो कुछ sp3 टाइप चला गया, तो मैंने कहा sp3 नहीं होगा, है ना, तो ये तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। फोर्थ भी देख सकते हो, BF4 माइनस देखोगे तो बोरॉन FF, मतलब इसने बेसिकली 4 ये माइनस देके क्या है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट कर दिया है, 4 बॉन्ड बन गए हैं, 4 हैं तो sp3 है, ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है द सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज़, तो भाई सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर क्यों है, हमें ये बताना है। देखिए यार, मोल्टन फॉर्म में वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कंडक्ट कर देता है ना, तब वो गुड कंडक्टर है, लेकिन सॉलिड में क्या हो जाता है, अब भाई सॉलिड है, मोल्टन में क्या हो रहा होगा, आप खुद सोचो ना यार, अगर वो पिघल गया है, मोल्टन है, तो आप कह सकते हैं कि उसके जो आयंस हैं Na+ और Cl-, वो क्या है, मूव करने के लिए थोड़े फ्री हैं, है ना, तो वहां पे आपको क्या है, फ्री Na+ और Cl- मिल रहे हैं, जिनकी मोबिलिटी है, वो मूव कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। भाई मूवमेंट ऑफ आयंस के कारण ही तो, है ना, आपके इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास हैं या आपके पास चार्ज्ड आयंस हैं जो क्या है मूव कर रहे हैं, तभी तो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो हमने कहा सॉलिड में क्या है, अब ये मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि सॉलिड में तो भाई आपका Na है, उसके बाहर Cl है, हर Cl के बाहर Na है, तो इस तरीके से क्या है, वो एक क्रिस्टल पैक्ड स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सॉलिड है, आयंस मूव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं आयंस नहीं है, आयंस हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, सॉलिड स्ट्रक्चर है। मोल्टन हुआ तो वही आयंस क्या मूव कर सकते हैं, थोड़े मोबाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, आपका वो कंडक्टिविटी शो करने लगता है। तो ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन नंबर 1, इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस, आयंस तो हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2, सॉलिड NaCl इज कोवेलेंट, NaCl तो आयनिक होता है, ये क्या बोल रहे हैं। 3, इन सॉलिड NaCl देयर इज नो मोबिलिटी ऑफ आयंस, सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 टिक करके आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा आपका सही आंसर 3। ऑप्शन नंबर 4, इन सॉलिड NaCl देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो अपने को पता लग गया भाई, क्योंकि मोबिलिटी नहीं है आयंस की, इसलिए क्या है, वो आपका सॉलिड में करंट फ्लो वहां पे नहीं होगा, वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट शो आइसोमरिज्म, द रीजन इज। भाई आइसोमरिज्म क्या होता है, जैसे मान लीजिए, है ना, स्टीरियो आयोग आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है।
इस मान लीजिए आपका एक कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन में मैंने कहा कि 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से हैं, या इनको इसको इस तरीके से बना देते हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगर किन्हीं दो की पोजीशन चेंज करता हूं, मान लो मैंने सी और डी की पोजीशन चेंज कर दी, तो मैंने कहा सी ए बी, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, पहले डी था, इधर सी कर दो, इधर डी कर दो। तो कोई भी दो ग्रुप की आपने पोजीशन चेंज की, उसकी वजह से क्या है, हम बोलते हैं कि भाई देखिए लगे तो अभी भी कार्बन से वही 4 ग्रुप हैं, लेकिन केवल उनकी स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हो गया है। पहले ये डी बाहर था, अब सी बाहर है, पहले सी अंदर था, अब क्या है, डी अंदर की तरफ है ना, मतलब कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या है, जो ये आपका वेज पोजीशन पे है। तो इसकी वजह से क्या है, ये आपने पढ़ा होगा भाई ऑप्टिकल एक्टिविटी एक दूसरे की क्या है ना, इनैंशियोमेरिक पेयर वगैरह, वो सारी बातें आपकी होती हैं। तो ये ग्रुप्स की पोजीशन इस तरीके से अगर बदलनी है, ऐसा नहीं खुद बदल देगा, यहां से यहां ये कन्वर्जन केवल बॉन्ड तोड़ के ही हो सकता है, खुद से नहीं हो पाएगा, है ना। अच्छा, लेकिन आयोनिक में क्या होगा, ये तो कोवेलेंट की बात होगी। आयोनिक में क्या होगा, अब आयोनिक में ऐसा कुछ तो नहीं है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बॉन्ड की कोई ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है ना, वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो Na+ है वो Cl- को अट्रैक्ट कर रहा है, Cl- Na+ को कर रहा है, तो वो तो अपने आप ही फ्रीली इधर उधर हो सकते हैं ना यार। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म कैसे शो करेगा, स्पेस में पोजीशन अलग हुई और इस पोजीशन को यहां से अगर यहां पे जाना है तो यहां पे बॉन्ड्स को टूटना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये घूम घाम के हो सकता है, नहीं, घूमेगा तो ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बन सकता है घूम के, ये है ना। आप सोचो कि भाई इसको अगर ऐसे ऐसे हम पलटेंगे, अगर आप सोचो कि भाई ये सी अंदर है डी बाहर है, इसको सर 180 से पलट दो, डी अंदर चला जाएगा सी बाहर आ जाएगा, लेकिन ये भी तो पलट जाएंगे, ये इस पोजीशन में नहीं रहेंगे और भी, है ना। तो अगर आपको यहां से यहां जाना है तो आपको क्या है, बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, लेकिन आयोनिक में ऐसा नहीं है। आयोनिक में क्या है भाई, वहां पे केवल एक मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट जो बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट स्पीशीज या आयोनिक स्पीशीज, है ना। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या, वो तो अपने आप ही इधर उधर घूम सकते हैं, तो वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो वो स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। तो क्योंकि वहां पे डायरेक्शनल कुछ नहीं है, तो नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयोनिक कैरेक्टर, फजान्स रूल पे है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या दिए गए हैं, ग्रुप 2 के आपके पास कंपाउंड्स हैं, BeCl2, फिर क्या है, MgCl2 है आपके पास, CaCl2 है और बेरियम क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया। क्या पूछा गया है, आयनिक कैरेक्टर सबसे, है ना, हमें इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सबसे कम जिसमें वो सबसे पहले, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर जिसमें वो सबसे बाद में। अच्छा, अब भाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता किसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, किसमें कम होगा। तो अपन ने एक चीज पढ़ी है, फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देखिए एनायन तो आपका सेम है, अगर बात करूं BeCl2 की, तो मतलब Be2+ में है, प्लस आपके पास क्या है, 2 क्लोराइड है, ठीक है। एनायन ये रहा, कैटायन ये रहा, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे चारों में, कैटायन चेंज हो रहा है। मैंने कहा कैटायन चेंज भी हो रहा है, और ग्रुप 2 में अगर आप देखो तो आपका क्या है, ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, ये ग्रुप के अलोंग ही हम क्या है, नीचे जा रहे हैं। तो अपने को पता है ग्रुप के अलोंग आप नीचे जाओगे तो B2+ से, और अगर आप बेरियम 2+ पे जाओगे, आपका साइज इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल के हेड डाउन द ग्रुप क्या है, इंक्रीज करती हैं। तो हमारा क्या साइज इंक्रीज होगा, कैटायन का साइज अगर इंक्रीज हुआ, फजान्स रूल कहता है कैटायन ये रहा, एनायन ये रहा, एनायन जितना बड़ा हुआ उतना अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा पोलराइज होगा इधर। कैटायन जितना छोटा हुआ, चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी उस पे, और वो उतना ज्यादा पोलराइज कर पाएगा इसको। तो ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, किस चीज के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छा होने के लिए। तो अगर भाई, है ना, ये बोलता है कोई भी कंप्लीटली कोवेलेंट है, कंप्लीटली आयनिक नहीं होता है, वहां पे क्या कुछ परसेंट कैरेक्टर होगा कोवेलेंट, कुछ परसेंट होगा आयनिक, डिपेंड करेगा कि भाई चार्ज कितना है, साइज वाइज कैसा है आपके कैटायन एनायन का, उन सारी बातों पे। तो ये छोटा, अब ये तो सेम है, एनायन तो सेम है, सब में क्लोराइड है, लेकिन कैटायन चेंज हो रहा है। अब कैटायन जितना छोटा होगा उतना ज्यादा ये इसको पोलराइज करेगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर कैटायन का साइज घटेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा पोलराइज करेगा वो एनायन को। कोवेलेंट बढ़ेगा तो आयोनिक घटेगा। तो सबसे कम आयोनिक किसमें, जहां पे सबसे छोटा कैटायन कौन है, ये रहा, तो सबसे इससे ज्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, है ना। तो डाउन द ग्रुप क्या है आपका, वो आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। और ये आप पाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में ही क्या है, आपको ये वाला ऑर्डर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है भाई। ट्रायगोनल प्लेनर बताना है, पहला है BF3, लो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, BF3 ये रहा,
तीन बन रहे हैं, sp2 है ट्रायगोनल प्लेनर, बात खत्म हो गई। दूसरा है CH4, अपने को पता टेट्राहेड्रल होता है। तीसरा है ClF3, है ना, तो CH4 तो सबको पता है भाई, sp3 है टेट्राहेड्रल है, ठीक है। फिर क्या है ClF3, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 3 बॉन्ड बनाए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये Cl एक F ये 2 लोन पेयर, टी शेप्ड है। अगर हम बात करें इसकी या किसकी शेप की बात करें, है ना, और ट्रायगोनल प्लेनर तो ये वैसे भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एक XeF2। XeF2 क्या होगा अपना, XeF2 अपना लीनियर होता है। अगर हम बात करें कि XeF2 कैसा होगा, मतलब एकदम शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे XeF2 अगर हम देखें, XeF2, ठीक है, तो Xe के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाए, 6 बचे, 6 ये रहे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की बात करें तो हो जाएगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, और अगर शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को हटा दीजिए, लीनियर है। तो आपसे जो पूछा गया है ना, ट्रायगोनल प्लेनर, तो भाई ये बन रहा है ट्रायंगल जैसा, ये रहा, एक ही प्लेन में तीनों के तीनों। ट्रायगोनल प्लेनर कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। चलिए, अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे। मतलब इन सब में तो आपको पता ही है ना यार, है ना, भाई वही 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, है ना, टी शेप्ड है, लीनियर है, ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। अगर आप बात करो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री की, तो वही आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल उसी टाइप का आ रहा है। तो ये सब तो आपके नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज आयोनिक, कौन सा आयोनिक है। तो आपको 2-3 सॉलिड दिए गए हैं। पहला है PI5 सॉलिड, दूसरा है आपके पास ICl3 सॉलिड, और तीसरा आपके पास है N2O3 सॉलिड, ठीक है। तो हमें बताना है कौन कौन क्या है आयोनिक होगा सॉलिड स्टेट में, है ना। वेपर की बात नहीं कर रहे हैं, गैसेस फेज की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि भाई सॉलिड फेज में अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट में कौन कौन आयोनिक नेचर शो करता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कहा पहला है PI5 सॉलिड, ठीक है। PI5 सॉलिड किस तरह से डिसोशिएट होता है, PI5 सॉलिड में जो आपका हो जाएगा PI4 प्लस प्लस I माइनस, ये कुछ तरीके से क्या है मिलता है। तो ये तो क्या है हमारा आयनिक नेचर शो करता है। दूसरा क्या है ICl3, ठीक है। ICl3 वैसे क्या है अपना, अगर आप देखो तो I2Cl6 है ना, डायमरिक फॉर्म में है, और डायमरिक फॉर्म में ये होगा, और सॉलिड स्टेट में है, तो ये भी आयनिक नेचर शो करता है। किस तरह से टूटता है ये, ICl4 प्लस प्लस ICl2, अगर आप देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 3, क्योंकि 5 बचे 6 माइनस, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये इस तरीके से टूटेगा, तो हमने कहा ये भी आयनिक नेचर शो कर रहा है। तीसरा क्या है N2O5 सॉलिड, N2O5 सॉलिड किस में जाएगा आपका NO3 माइनस प्लस NO2 किस में चला जाएगा आपका प्लस में, तो ये भी क्या है आपका आयनिक नेचर शो कर रहा है। तो कौन कौन से हमारे कर रहे हैं, तीनों के तीनों ही कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पे, है ना, मतलब सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। तो ये याद ही करना है यार कौन किस तरीके से वो हो रहा है। ऐसा सोच सकते हैं कि भाई ICl3 है, डायमर का आपने I2Cl6 बनाया, तो इसके पास कितने थे, हाइड्रोजन के पास 7 होते हैं, है ना, 7 है। आपने क्या किया, जब ICl4 लिया 4 गए 3 बचे, अगर आप एक ले जाओगे तो लोन पेयर बच जाएगा, है ना। उस तरीके से सेटिंग बैठ गई इसकी भी। यहाँ पे कितने 7 होते हैं, 2 के साथ बनाया तो कितने बचे 5, अगर ये एक ले लेता है कि एक प्लस वाला एक को माइनस होना पड़ेगा, तो एक लिया 6 हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या है 3 लोन पेयर हो जाएंगे और 2 ClCl हो जाएंगे, तो क्या है वहां पे I, ये इस तरीके से ClCl, और इस तरीके से क्या है आपके 3 लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। ICl4 में भी क्या है आपके पास 1 लोन पेयर ही है, तो आप बना सकते हो, है ना। तो उस तरह का क्या है यहाँ पे ये आयनिक में देखे गए हैं, तो ये इस तरीके से टूटेगा, ये इस तरीके से टूटेगा, ये इस तरीके से टूटेगा, और चारों के चारों आयनिक नेचर शो करेंगे। तो सारे के सारे ही क्या है आपके सही आंसर यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है द करेक्ट ओवरलैपिंग, कौन कौन से ऑर्बिटल, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कुछ ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग दिखाइए, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लेनी है, जिस एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स आपके आ रहे होंगे वो कौन सी आपकी एक्स एक्सिस क्या है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है। तो आप देखिए ये बोल रहे हैं कि अगर 2py इनकी अगर ओवरलैपिंग करवाओगे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गई आपकी x, ठीक है, x ये है तो y उसके कुछ इस तरीके से होगी, तो इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो ये बोल रहे हैं भाई पाई बनेगा, सही बात है, ठीक है। तो पाई बनेगा, तो अपना क्या है ये वाला तो सही है, पाई 2py, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। सिग्मा के लिए हेड ऑन ओवरलैपिंग चाहिए। अगर इस तरीके से क्या है भाई आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो आपका पाई बनता है, तो ये तो सही है। 2px तो x के अलोंग ही आ रहे हैं और ये रहे, है ना। तो x के अलोंग ही आएंगे तो हेड ऑन हो जाएगी, तो क्या है सिग्मा बन जाएगा आपका। ये वाला भी सही है। अगला क्या बोल रहे हैं, s ऑर्बिटल है ना, x के अलोंग आ रहे हैं और 2py है ना। अभी मान लो ये कुछ इस तरह से क्या है आपके फेजेस होंगे, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है सिग्मा बनेगा। हमने कहा नहीं, सिग्मा के लिए क्या हेड ऑन ओवरलैपिंग चाहिए। यहाँ पे मुझे हेड ऑन ओवरलैपिंग तो दिख नहीं रही है, तो अगर s को सिग्मा बनाना है, मतलब जो कि s सिग्मा ही बनाता है, तो क्या है या तो आपका मतलब s और s की ओवरलैपिंग हो, या फिर s हो और आपके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग वाला ही क्या है ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो आपके px अगर होता तो बन जाती है ना। लेकिन क्या है यहाँ पे py दे रहे हैं, तो यहाँ पे वैसे नॉन बॉन्डिंग वाला होगा। खैर अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो इतना जान लो कि अगर भाई आपका या तो ss करे या फिर s और जो एक्सिस के अलोंग आपकी ओवरलैपिंग हो रही है वही एक्सिस वाला आ रहा हो, तो x के अलोंग करवाना तो px वाला होना चाहिए था, तो py नहीं कर पाएगा। तो 3 जो है वो आपका यहाँ पे गलत है ना, वो सिग्मा नहीं बनाने वाला है। 1s और 2px है ना, यही बात हम कर रहे थे कि s है और x के अलोंग ला रहे हो तो फिर x वाले को लाओ, है ना, ये सिग्मा बना लेगा। तो फोर्थ सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं भाई, किन में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है सेंट्रल एटम का। जैसे NH3 से NH4+ गया तो क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। हमने कहा NH3 के पास एक लोन पेयर था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर 4 sp3। यहाँ पे भी क्या है 4 H जुड़ गए हैं, लोन पेयर चला गया है, ठीक है, तो वो भी क्या बन गए 4। तो हमने कहा यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। AlCl3 और AlCl4- है, यहाँ पे SO2 और SO3। अच्छा AlCl3 अगर आप देखो तो भाई बोरॉन वाले ग्रुप का ही है, जिस तरह से बोरॉन वाली हालत क्या है AlCl3 की होगी, ठीक है। तो आपका Al और ClCl तो इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। और हाइब्रिडाइजेशन अगर इसका sp2 हुआ तो आपका क्या है ये, ठीक है sp2। AlCl4- में देखोगे तो 4 Cl बन गए हैं, माइनस आ गया है, तो स्टेरिक नंबर 4 तो sp3। तो 2 में चेंज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, है ना। SO2 से SO3 में चेंज नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। सल्फर के पास 6 थे, ऑक्सीजन को बनाने हैं 2 बॉन्ड, तो SO3 हो जाएगा ये sp2। SO2 में एक लोन पेयर ना, लोन पेयर को भूल जाते हैं जनरली, लोन पेयर नहीं भूलने हैं। तो SO2 में अगर आप देखोगे तो इस तरह से बेंट रहेगा और ये रहा आपका लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन तो उसका भी sp2 ही है ना। तो क्योंकि भाई 2 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो sp2 से sp2 ही है, तो यहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ। तो चेंज कहाँ पे हुआ, AlCl3 से AlCl4- ऑप्शन नंबर 2। इस पेपर में ना 2 बहुत सारे सही है ना, 2 इसने तुक्का मारा होगा उसकी सही लगी होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे बोला गया है कि बॉन्ड एंगल बता दो H2S NH3 BF3 एंड SiH4 का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अच्छा भाई कैसे होगा, देखिए जिनका पता है वो निकाल लेते हैं। BF3 अपने को पता है कि भाई ये क्या हाइपरवैलेंट है, sp2 है, BFFF 360 होता है, 3 एंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, सब इक्वल होंगे तो 120 डिग्री, तो 120 के आसपास हो जाएगा। अगर SiH4 की बात करोगे तो SiH4 क्या है आपका कार्बन वाले ग्रुप में है सिलिकॉन, ठीक है, तो CH4 जैसा sp3 मतलब कुछ 109 के आसपास, ठीक है, 120 के आसपास। NH3 की आप बात करोगे तो वहां पे क्या दिक्कत है भाई, sp3 तो है लेकिन इस लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये लेस देन रहेगा 109, है ना। 107 वाट कुछ होता है वो, तो हम कहेंगे भाई ये कुछ इस तरीके से है। H2S है ना, H2S में अगर आप धोखा खा गए, अगर आपने ऐसा कर दिया, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे तो आंसर तो गलत नहीं होगा आपका लेकिन कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं H2S में, तो उन्होंने कहा होगा सल्फर 2H, सल्फर के पास 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर बच गए, है ना। अब 2 लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा वाला होगा तो आप बॉन्ड एंगल कम कर दोगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि अगर आप H2S की बात करो तो अगर आप ड्रैगोज रूल आपको याद हो, ड्रैगो रूल क्या बोलता है कि भाई अगर आपका 3rd पीरियड और उससे नीचे वाला हो ना, हम बात करते हैं ग्रुप 13, 14, ये 15 उधर की तरफ बात करते हैं हम, तो उसमें अगर 3rd पीरियड और नीचे वाला सेंट्रल एटम हो, है ना 16, तो भाई ये ऑक्सीजन वाली फैमिली का है सल्फर, और 3rd पीरियड का है तो उसके 3rd पीरियड है उससे नीचे वाला हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो, एटलीस्ट 1 लोन पेयर सेंट्रल एटम पे होना चाहिए। सराउंडिंग में जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होनी चाहिए, हाइड्रोजन की है अपने को पता है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो तो क्या होगा भाई, हाइब्रिडेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आप sp3 बोल रहे हो तो एक 3p जो आपके जो आपके हाइब्रिडेशन में पार्ट ले रहे हैं, नॉट ओवरलैप,
तो जो हाइब्रिडेशन में पार्ट ले रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है और तब भी आप हाइब्रिडेशन करवा दे रहे हो, वो हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेगा अगर उनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ तो अगर ये सारी कंडीशंस अगर हैं तो हम बोलते हैं कि यार वो हाइब्रिडेशन में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, कैसे पता लगा? पहले बॉन्ड एंगल आया तो हमने पता किया कि यार ऐसे ऐसे जिनमें कंडीशंस मिल रही हैं उनमें क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बहुत कम है, मतलब उनमें हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है ना, कुछ 90 के आसपास का बॉन्ड एंगल पाया गया है ना। भाई sp3 के अकॉर्डिंग तो 109 के आसपास जाना चाहिए था, लेकिन तो 90 के आसपास है। तो क्या पता लगा कि भाई यहाँ पे जो हम सोच रहे हैं कि भाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, हाइब्रिड, वो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। सेम केस है आपका pH3 का। ठीक है, तो उनमें क्या हाइब्रिडेशन नहीं होता, जिसकी वजह से क्या आपका बॉन्ड एंगल, हम बोलते हैं कि भाई आपका जो लोन पेयर है वो प्योर s में है। जैसे अगर आप बात करो pH3 की, तो pH3 में जो आपके पास फॉस्फोरस के पास जो लोन पेयर है वो आपका क्या है, प्योर s में है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है। और जो आपके बॉन्ड्स बने हैं वो p से ही बने हैं सीधे, है ना, वहां पे s कैरेक्टर बहुत ही कम है, p बहुत ज्यादा होता है। तो बॉन्ड एंगल क्या है आपका, बहुत ही कम होगा, 90 के आसपास होता है, हाइब्रिडेशन नहीं होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे कम H2S हो गया, उससे ज्यादा किसमें हो गया, NH3 में। NH3 ज्यादा किस में हो गया आपका, SiH4 में। ठीक है, NH3 में कम क्यों है थोड़ा सा, क्योंकि ये लोन पेयर है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके रिपल्शन की वजह से, है ना। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा तो वो एंगल थोड़ा सा घट जाएगा। तो सबसे कम H2S, देन NH3, देन SiH4 एंड देन क्योंकि BF3 आपका sp2 है 120 डिग्री, तो वो लास्ट में आएगा। और ये ऑप्शन बच्चों आपको मिल जाएगा, कहाँ पे है भाई, एक मिनट देख लेते हैं। तो हमने कहा H2S, देन योर NH3, देन योर SiH4, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको ये थर्ड ऑप्शन में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे हैं आपको, भाई ऐसे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा ऑल ऑफ दीज है, दो स्पीशीज हैं। ये बताओ कि यार फर्स्ट वाला जो है उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। अच्छा, तो शुरू करते हैं भाई कार्रवाई। अगर आप XeF2 की बात करो, XeF2 क्या है, हम बात कर चुके हैं। Xe के पास 8 थे, 2 बॉन्ड बने, 6 बचे, 3 लोन पेयर, ये रहे, एंगल आ गया 180 डिग्री। XeF4 में क्या होगा, ये Xe 4F इधर जाएंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे, वो ऐसे आएंगे, बॉन्ड एंगल कुछ 90 के आसपास है, तो इसमें तो ज्यादा है। ICl4 माइनस एंड ICl3 की आप बात करोगे, तो आसान ही क्वेश्चन है यार, ज्यादा टफ कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, ICl4 माइनस में आयरन के पास कितने थे, 7 थे, एक आ गया 8 हो गए, 4 बॉन्ड बन गए, तो कितने बचे, 2 बचे। तो हमने कहा भाई ये भी कुछ इसी तरह का आ रहा है, आयोडीन 2 लोन पेयर, मतलब क्योंकि 8 थे 4 बॉन्ड बने तो माइनस था, 8 थे 4 बॉन्ड बने, 4 बचे 2 लोन पेयर, ये रहा, लगा दो, तो ये तो कितना आ गया 90। ठीक है, एग्जैक्ट 90 होगा। ICl3 में क्या होगा, I 7 थे, 3 बॉन्ड बनाए तो 2 लोन पेयर बच गए, ये रहा। यहां पे अब आपको हो लग सकता है, आप सोचो कि ये 90 होगा, 90 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 90? क्योंकि इन लोन पेयर्स की वजह से क्या है, ये रिपल्शन होगा, इनकी वजह से क्या है, ये आपका बॉन्ड एंगल जो है वो 90 से थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आप सोच सकते हो कि यार ये पूरा कितना है, 180 है, तो 90, लेकिन 90 नहीं होगा, उस लोन पेयर की वजह से क्या है, यहाँ पे रिपल्शन होगा। और ये आपके जो बॉन्ड्स देख रहे हो ये थोड़े से कुछ ऐसे होंगे, थोड़े ऐसे, तो ये एंगल 90 से कम होगा। तो इस केस में भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर गई कि पहले वाले में जो है बॉन्ड एंगल ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड स्पीशीज। फिर क्या है, CO2, CO32 माइनस, CO2 सबको पता है, Sp ये रहा 180, CO32 माइनस सबको पता है, Sp2 ये रहा 120, तो इसमें भी 180 ज्यादा है। तो सारे के सारे ही सही हैं, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, H2O sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सही बात है ना। अब pH3, ASH3, इन सब में ड्रैगोज रूल लगेगा, हम बात कर चुके हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि स्ट्रेट नंबर 4 आ रहा है तो हम यहाँ पे sp3 कर देते हैं, ऑल ऑफ दिस मार देते हैं, गलत हो जाएगा। pH3 में क्या है, ड्रैगोज रूल लगेगा, और ASH3 में भी ड्रैगोज रूल लगेगा। क्यों भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, नाइट्रोजन वाले के हैं, इन दोनों के ऊपर एक लोन पेयर भी होगा, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम भी है, तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। थर्ड पीरियड से नीचे वाले हैं या थर्ड पीरियड, तो दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बॉन्ड एंगल 90 के आसपास होगा, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, तो केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बच्चों सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर स्पीशीज। ठीक है, तो कौन नॉन लीनियर है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। N2O की आप बात करोगे
तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ आया प्लस, यहाँ आया माइनस, ये तो लीनियर है। I3 प्लस में भाई देखिए क्या होगा, आयोडीन आयोडीन, ठीक है, आयोडीन है ना। अच्छा, इसके पास 7 थे, 2 बनाए, 5 बचे, 1 प्लस है, 4 बचे, तो इसके पास 2 लोन पेयर आएंगे। तो ये तो भाई क्या है, ये तो लीनियर नहीं हो सकता ना, वो I3 माइनस होता था, I3 प्लस नहीं होगा। तो हम जो बना रहे हैं ये गलत है। कैसे बनेगा ये, स्टेरिक नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 अगर आया है तो ये कुछ ऐसा होगा, ये बेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारा सही आंसर है, क्या होगा ये, बेंट। नेक्स्ट है ICl2 माइनस, ठीक है। तो जैसे I3 माइनस था वैसे हो जाएगा ICl2 माइनस भी, आयोडीन है ना, इधर Cl है तो Cl, ठीक है। 7 थे, 1 माइनस है, 8 हो गए, 2 बॉन्ड बने, 6 बचे, 3 लोन पेयर, ये लो लीनियर है। XeF2 भी लीनियर होगा, 8 होते हैं, Xe के पास 2F, बार बार बात कर चुके हैं, 3 लोन पेयर बचेंगे, सोचना ही नहीं है। तो एक ही बचा बेंट, कौन सा, I3 प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे बोला गया है कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, है ना, पेंटागोनल, सॉरी अगर हम बात करें पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो अपना हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन से ऑर्बिटल्स आपके इन्वॉल्वड हैं। अच्छा, तो हमने कहा यार पेंटागोनल बाइपिरामिडल देखिए, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आपके 2 इधर होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए यार हम कह रहे हैं कि यार ये तो अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो ये जो वर्टिकल वाला ये क्या हो गया हमारा z, राइट। अब अपने पास क्या क्या है, अपने को पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d3 के अपने पास 7 हैं, 3 3 6 और 1 7 हमने ऑर्बिटल कर दिए हैं। तो अगर 7 हैं तो z में अगर मुझे दिख रहा है z में एक इधर है, एक इधर, 2 z में चाहिए मुझे। z में तो कहां से आएंगे, मेरे पास s है, px है, py है, pz है, d में मेरे पास dxy है, yz है, dxz है, dx2 y2 है और dz2 है, ठीक है। तो s तो आएगा ही आएगा, हो गया। p के 3 चाहिए, तीनों आएंगे, लेकिन z में pz जाएगा, है ना। तो एक z वाला कौन सा हो गया मेरा, pz हो गया, तो इसको हटाओ। दूसरा z वाला कौन सा होगा फिर, है ना, ये रहा dz2। तो एक मेरा z में dz2 है, एक मेरा क्या हो जाएगा, pz हो जाएगा, ठीक है। अब बचे इधर, तो इधर s हो गया, px हो गया, py हो गया। तो xy वाले कौन कौन है, एक dxy है और एक dx2 माइनस y2 है, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो dxy है, dx2 माइनस y2, तो बोथ 2 and 3, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्या है, PCl5 के बारे में कुछ स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1 है बच्चों, इट हैज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इन वेपर फेज। अपने को पता है, देखिए सॉलिड में क्या हो जाएगा इसका हाल बेहाल। सॉलिड में अगर आप बात करो PCl, ध्यान रखना बच्चों PCl5 है, हम स्टार्टिंग में हमने Pi5 की बात की थी। Pi5 आपका गया था Pi4 प्लस प्लस I माइनस में, यहाँ वो मत कर देना, है ना, क्लोरीन का साइज छोटा है तो वहाँ पे Cl माइनस मत बनाना। तो क्या होता है ये, तो हमने फिर एक दूसरी ट्रिक देखी थी, जैसे ICl3 था, I2Cl6 बना था, तो इसको बना दो P2Cl10 और अब तोड़ दो PCl6 माइनस प्लस PCl4 प्लस, ठीक है। तो मेरा जो PCl5 में जो मेरी सारी की सारी, जो भाई अगर हम बात करें गैसेस फेज में, तो मैंने कहा भाई कुछ इस तरीके से, है ना, 1 2 3 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये Cl बीच में P, इधर Cl। तो मेरी क्या है, ये एक्सियल ज़्यादा लंबी होती हैं, जो आपकी इक्वेटोरियल है वो उतनी लंबी नहीं होती है, बॉन्ड लेंथ क्या है अलग अलग होती हैं, ठीक है। लेकिन PCl6 माइनस जब मैंने बनाया सारी इक्वल हो गई, टेट्राहेड्रल बन गया, इधर PCl4 प्लस टेट्राहेड्रल बन गया, तो सारी बॉन्ड लेंथ क्या है आपकी, इस वाले मॉलिक्यूल में सेम हो गई, इस वाले में अलग से सेम हो गई, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हुआ ना, लेकिन ध्यान रखना Pi5 को इस तरीके से तोड़ा था, PCl5 जो है आपको वो इस तरीके से मिलता है ना, डाइमराइज वाले को तोड़ोगे तो PCl6 माइनस और PCl4 प्लस। और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वेपर फेज में तो अपने को पता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है ना, sp3d, कोई दिक्कत नहीं है, तो A सही है। दूसरा क्या है, अरे यार जूम कर दिया, हाँ, इट इज आयोनिक इन नेचर इन सॉलिड स्टेट, है ना, एंड कोवेलेंट नेचर इन वेपर फेज। तो भाई ये कोवेलेंट इन नेचर है, आयोनिक इन नेचर है, सॉलिड फेज में आयोनिक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। तीसरा, इट इज हाइपरवैलेंट स्पीशीज हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट, तो हाइपरवैलेंट है, अपने को पता है भाई 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना, ऑक्टेट के लिए क्या 8 रखने चाहिए थे इसको वैलेंस में अपने, तो ये भी ठीक है।
चौथा क्या है, ऑल पीसीएल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्विवेलेंट इन पीसीएल 5 आर सेम। नहीं, ये गलत है ना, सारी बॉन्ड लेंथ्स आपकी सेम नहीं है, हमने अभी बात की है। इक्वेटोरियल और आपकी जो एक्सियल है वो अलग अलग होंगी उनकी लेंथ्स। हाँ, सारी इक्वेटोरियल की सबकी सेम होगी, दोनों एक्सियल की सेम होगी, लेकिन इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों की आपस में सेम नहीं है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों आपका, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। डाइबोरेन में बॉन्ड एंगल पूछ रहे हैं, HBH बॉन्ड एंगल। सबको पता है डाइबोरेन में ये रहा बोरॉन, बोरॉन, ठीक है, और इधर आपका ये H ले आइए, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ये ले आइए H, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। फिर आपका एक H इधर, एक H इधर, एक H अंदर की तरफ, एक H आपका इधर की तरफ। सबको पता है प्लेनर नहीं होता, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ पे अगर बात करो तो यहाँ पे ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, लेकिन सेंटर हो गए 3, 2 बोरॉन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो सारी बातें आपको पता है। अच्छा, ये है ना, इनको ब्रिजिंग हाइड्रोजन भी बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो बॉन्ड एंगल की अगर आप बात करोगे तो भाई ये एंगल है ना, आप याद ही रखो तो बेटर है, ये 122 के आसपास होता है आपका, और ये आपका जो है बच्चों ये होता है आपका 97 के आसपास, है ना, ठीक है। और ये आपका जो होता है ये कुछ 80 समथिंग होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है भाई HBH, है ना, 83 होता है प्रोबेबली। तो HBH में क्या हो गया, ये 97 हो गया, एक 122, हाँ, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटेड दे रखे हैं 95 और 120, हाँ, याद रखना ये सारे बॉन्ड एंगल्स, है ना, पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो 95 और 120 आपके पास एक ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड्स बता दीजिए, सारे मॉलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर बनाने हैं, पाई बॉन्ड्स तो गिन ही सकते हो। H2S2O6, तो SSO6 है, तो 2 ले लिए इधर, 2 ले लिए इधर, ठीक है। इसके पास 6 होते हैं, तो 2 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने इधर दे दिए, 4 गए, 5 इधर गया, छठा इधर O आया, H भी तो लगाने हैं, ऐसे बन जाएगा। H2S2O3, तो हमने कहा H2S2O3 एक सल्फर बनाओ, डबल बॉन्ड, और OH क्योंकि भाई 2 H थे तो 2 O के साथ चिपका दिए, अब बचा एक सल्फर, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। H2S2O5, तो एक सल्फर डबल बॉन्ड O लगाया, इधर डबल बॉन्ड O लगा दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, OH लगा दो, 4 हो गए, एक बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, ठीक है। ये हो गया। कितने पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड है 4, इसमें है 2, इसमें है 3, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया आपका 2 3 देन 1, ठीक है, 2 3 1, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं NO2+ में, NO3- NH4+ में। आसान सा क्वेश्चन है, NO2+ बनाओगे, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये रहा NO2+। NO3- बनाओगे, N डबल बॉन्ड O, इस पे 4 बॉन्ड बन गए, प्लस आ जाएगा, ठीक है। NH4+ में N 4 बॉन्ड बन रहे हैं, NH यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्राइक नंबर 4 sp3, स्ट्राइक नंबर 3 क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, sp2, स्ट्राइक नंबर 2 तो क्या हो जाएगा sp, तो sp sp2 एंड देन sp3, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए बच्चों, लीस्ट आयोनिक कौन सा है पूछा हुआ है, BI2 BCl2। हमने एक क्वेश्चन और देखा था जहां पे क्या है, सबसे ज्यादा आयोनिक करेक्टर पूछा था, उसमें क्या था आपका एनायन सेम था, कैटायन वेरी कर रहा था ग्रुप 2 के अलोंग। यहाँ पे क्या है आपका कैटायन सेम है Be2+, आपका एनायन वेरी कर रहा है। एनायन हमने बात की थी, जितना बड़ा साइज होगा आपके एनायन का उतना ज्यादा वो पोलराइज हो सकता है, पोलराइज उतना ज्यादा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, लीस्ट आयोनिक मतलब मोस्ट कोवेलेंट, कोवेलेंट मोस्ट मतलब सबसे बड़ा साइज होना चाहिए आयन का, एनायन का, कैटायन तो सेम है, तो एनायन का सबसे बड़ा साइज किसमें है, BI2, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है अपना इनऑर्गेनिक का, फिर अपनी फिजिकल केमिस्ट्री शुरू होगी। क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज नॉट अलाउड। भाई अपने को पता है क्या होना चाहिए, ओवरलैपिंग सही के लिए 2 चीजें हैं, एक आपका ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेशन आपका सही होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए आपका, सेम फेज में ओवरलैपिंग होनी चाहिए, सेम फेज, तो ओरिएंटेशन सेम फेज। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आपका नॉन बॉन्डिंग है तो ये तो गलत है ना। हमने कहा था कि भाई आपका ये सिग्मा ही बनाएगा S, तो उसी के जो ओवरलैपिंग एक्सिस है ना, अब ओवरलैपिंग एक्सिस तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, और ऑर्बिटल ले आए हैं P, दूसरा Z या PY जो भी है, तो ये नहीं होगी। दूसरे में ओवरलैपिंग सही नहीं है, एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये भी गलत है ना, मतलब ओरिएंटेशन सही नहीं है, नॉट ओवरलैपिंग, है ना, तो ये ओरिएंटेशन गलत है। फेज तो ठीक है माइनस माइनस, लेकिन क्या है आपका
ओरिएंटेशन यहाँ पे सही नहीं है। अच्छा ये क्या है भाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, लेकिन फेज आपका क्या है यहाँ पे अलग है, प्लस माइनस माइनस प्लस ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेम फेज साइड वाइज पाई ओवरलैपिंग है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस प्लस हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो बीच में बड़ा बन जाएगा, साइड में छोटे छोटे हो जाएंगे, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सी गलत हो गई, 1 2 एंड 3 आर नॉट करेक्ट, तो 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं बच्चों और अब करते हैं फिजिकल की शुरुआत। तो फिजिकल का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 29, उसमें क्या पूछा गया है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH CO एंड H2 गैस, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, किस मिक्सचर में रिएक्शन हो रही है, तो इन तीनों का पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको भाई, मेथनॉल का 2 है, ठीक है, CO का 1 है और 0.1 है, H2 का, ठीक है, यूनिट्स है एटमॉस्फेयर, और पूछ रहे हैं कि भाई टेम्परेचर है 427 डिग्री सेल्सियस। ये बताओ कि Kp क्या होगा डिकम्पोजिशन ऑफ मेथनॉल का, अगर मेथनॉल का डिकम्पोजिशन होता है CO एंड H2 में, तो इसका Kp क्या होगा, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब दिक्कत क्या है ना, आपको जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है वो इसकी उल्टी दी हुई है ना, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ Kp और डिकम्पोजिशन ऑफ मेथनॉल टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो वो इस रिएक्शन का Kp पूछ रहा है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर दे रखे हैं, Kp क्या होगा, Kp वुड बी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथनॉल, सारे गैसियस प्रोडक्ट ही हैं। वैल्यूज आपको दी गई है, पुट कर दीजिए। CO का दिया हुआ है 1 इनटू ये है कितना भाई आपका 0.1, ठीक है, 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी दी हुई है 2, ठीक है, कितना हो गया भाई आपका ये हो गया आपका 1/200, ठीक है, एक जीरो ऊपर लगाइए, एक जीरो नीचे, 2 से काट दीजिए 5, तो कितना हो गया 5 × 10⁻³ ठीक है, और एटमॉस्फेयर का क्यूब आएगा ऊपर और एटमॉस्फेयर नीचे आएगा, तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आपको जो प्रोबेबली जो आंसर शीट मिली होगी उसमें 2 दे रखा होगा, 2 गलत है। 2 जो निकाला गया है वो इसका रिवर्स रिएक्शन का निकाल के दे दिया है ना, कि इन दोनों से ये बने, उसका नहीं पूछा है, डिकम्पोजिशन का पूछा है। तो आपको यहां से ये दोनों बने यानी डिकम्पोज हो मेथनॉल, उसका Kp बताना है, आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे बोला गया है कि फॉर रिएक्शन A gaseous plus B gaseous is in equilibrium with AB gaseous, ये है स्टार्ट किया A और B के 2-2 मोल से, AB का 0 मोल था, ठीक है, और फिर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आई, तो बोल रहे हैं कि भाई वहां पे 0.8 मोल मिले AB के, तो ये बताओ कितना A AB में कन्वर्ट हुआ। अच्छी बात है ना। तो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये अल्फा पूछ रहे हैं, क्योंकि अल्फा क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो कि अल्फा होता है कि भाई A के टोटल मोल्स आपके पास 2 हैं, तो उनमें से कितने मोल चले गए ना। हमने कहा कि यार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका क्या है 1 1 1, मतलब इसका अगर 1 मोल गया तो इसका भी 1 जाएगा और इसका भी 1 ही बनेगा। तो 0.8 अगर इसका बना है तो मतलब इसका कितना गया होगा, इसका 0.8 गया होगा भाई, 2 में से 0.8 गया होगा, B के भी 2 में से 0.8 गया होगा, तो कितना गया 0.8 मोल्स गए थे, कितने 2 मोल्स थे, कितना हो गया 40%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 40% आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछ रहे हैं कि ये CO2 पानी में कुछ इस तरह डिसॉल्व होता है कि वो H3O+ प्लस HCO3- बना रहा है, ठीक है, और फिर बोल दिया है कि भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 3.8 × 10⁻⁷ और pH है 6, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ HCO3- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका CO2 का कंसंट्रेशन। तो इस रिएक्शन का K आप लिख सकते हो, K आपको दे रखा है, K क्या दिया हुआ है, K होगा क्या, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में H3O+ है, ठीक है, H3O+ का कंसंट्रेशन इनटू HCO3- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर तो आएगा नहीं, CO2 का कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा H3O+ है ना, H+ अपना है, तो H+ का कंसंट्रेशन क्या है, तो हमने कहा pH अगर 6 है तो H+ हो जाएगा 10⁻⁻6, है ना। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो K आपको दे रखा है 3.8 × 10⁻⁷ इज इक्वल टू 10⁻�6, ये हो गया आपका H+, और बच क्या गया फिर आपका बच गया HCO3- का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO2 का कंसंट्रेशन, ये वैल्यू आपसे पूछ रखी है, तो यहां से ये कट जाएगा 10⁻⁻1, तो 3.8 × 10⁻⁻1 कितना आ जाएगा 0.38।
और 0.38 बच्चों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। तो काफी सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन दे दिए और आपको पूछ लिया गया है अल्फा है जो भी पूछा गया है के, वो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन का पूछ रखा है, तो वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहे हैं, 31 हम कर चुके हैं तो ये 32 हो जाएगा। चलिए तो 32 क्या है, फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI, ठीक है। तो आपकी ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में, और क्या बोल रहे हैं इस रिएक्शन के लिए, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 9। इसके लिए भाई आपके K की वैल्यू क्या है, 9 है। तो बोल रहे हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI वुड बी। अब ध्यान देना, दोबारा गलती कर सकते हो, K दिया हुआ है इस रिएक्शन का और पूछ रहे हैं HI का डिसोसिएशन, ठीक है। तो भाई HI का डिसोसिएशन मतलब उसकी रिएक्शन लिख लो पहले, 2HI किस में जाएगा, H2 प्लस I2 में। अगर इसका K था तो इस रिएक्शन का K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1/K, मतलब 1/9, क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो उल्टा हो जाएगा 1/9। अब लिख दो कि जैसे मान लीजिए, अब मान लेते हैं कि भाई इसका क्या है, 1 मोल था, ठीक है। तो डिसोसिएशन अगर हम बात करें, है ना, जो आपसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या होगा, तो यहां से जितने मोल जाएंगे, मतलब पर मोल कितने मोल उसके जा रहे हैं, है ना, इतने थे भाई, 10 थे, 10 में से 2 गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/10 इंटू 100%, है ना, 2/10 इंटू 100%, इस टाइप से क्या आपका अल्फा हो जाएगा। तो हमने कहा 1 था, अल्फा मान लेते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि 2 अगर जाएंगे तो 1 बनेगा, है ना, कोफिशिएंट देखिए 2 से 1 1 बन रहा है, तो अल्फा गया तो ये बनेगा अल्फा/2, ये बनेगा अल्फा/2, ठीक है। तो अब K का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, है ना, बहुत ही आसान है, क्या है, K है 1/9, वो क्या होगा भाई, इसके जो बने हैं, है ना, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना, क्योंकि देखिए जो मोल्स इसके आ रहे हैं, वैसे अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है आपको, कुछ नहीं दिया हुआ है, स्टेट भी नहीं दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई K आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर, या तो प्रेशर के टर्म्स में लिख लेते हैं भाई, है ना, Kp मान लेते हैं उसको। तो हम बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर, राइट, यही होगा। और पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, अगर हम बात करें H2 के लिए, है ना, सिमिलरली I2 का भी। तो यहां से एक प्रेशर मिलेगा आपको, टोटल प्रेशर, यहां से टोटल प्रेशर की टर्म मिलेगी, नीचे टोटल प्रेशर का स्क्वायर मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा किसमें, नंबर ऑफ मोल्स में ही। तो मतलब क्या आ गया आपका यहां से बच्चों, उसको थोड़ा मिटा लेते हैं, तो यहां से हमारा आ गया कि 1/9, तो यहां से आ गया है 1/9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, वो है अल्फा/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 वो भी है अल्फा/2, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HI, वो है 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये भी अल्फा/2 का स्क्वायर हो गया, तो इधर भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर, तो इसको होल का स्क्वायर बोल दो। ये क्या है, 1/3 का स्क्वायर, स्क्वायर को उड़ा दो, तो 1/3, यहां से क्या आ गया, 1/3 इज इक्वल टू अल्फा/2 माइनस 2 अल्फा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 5 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। और 2/5 आप पाओगे ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो कुछ ज्यादा टफ था नहीं, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 33, और 33 में आपसे बोला गया है इन ए 2 लीटर फ्लास्क, तो आपके पास क्या है भाई, 2 लीटर का है वॉल्यूम आपके पास, और रिएक्शन क्या हो रही है, COCl2 जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड Cl2 गैस में। स्टार्टिंग में बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे आपके COCl2 के जो कंसंट्रेशन है वो था 0.4, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, COCl2 की अमाउंट उसमें बढ़ा दी और इक्विलिब्रियम दोबारा एस्टेब्लिश हुआ। तो बाद में जो अमाउंट पाई गई, जो कंसंट्रेशन मिला COCl2 का, वो इनको मिला कितना, 1.6। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई हमने COCl2 का तो बता दिया 0.4 से 1.6 चेंज हुआ है, आप ये बता दो कि CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कितने टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का, ठीक है। कैसे अप्रोच करेंगे, देखो वैसे आसान है समझना। भाई हमने कहा कि 0.4 था ये, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितना था, मान लेते हैं PP थे ये,
ठीक है, बराबर ही होगी क्योंकि आपकी रिएक्शन COCl2 ही CO और Cl2 में जा रहा है, तो जितना CO बनेगा उतना ही Cl2 बनेगा, दोनों मैंने मान लिए PP थे। तो 0.4 है ना, तो आपने क्या किया 0.4 में कुछ आपने A मिलाया, ठीक है, और उस A में से मान लो B चला गया, फिर B गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P प्लस B, ये हो जाएगा P प्लस B, ठीक है। यहां से इसका K लिख लेते हैं, तो मैंने कहा K क्या हो जाएगा P का स्क्वायर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CuCl2, तो P स्क्वायर बाई ना कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में बात करेंगे, तो K हो जाएगा आपका P का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है। 0.4 कॉन्सेंट्रेशन ही दे रखा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं बस, द इक्विवेलेंट कॉन्सेंट्रेशन फाउंड टू बी 0.4, हाँ 0.4 कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये हो गया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप अमाउंट में हेरफेर कर रहे हो, मतलब अगर आपने COCl2 ऐड किया, हटाया, घटाया, उससे K चेंज नहीं होगा, K आपका टेंपरेचर पर डिपेंडेंट करता है, राइट। टेंपरेचर पर डिपेंडेंट अगर है K, तो अब क्या करते हैं हम, अपने को पता है कि यार ये फाइनली कितना हो गया था COCl2 1.6, तो इसकी वैल्यू क्या है पूरे की 1.6 मतलब है इसका, तो अब यहां से K का एक्सप्रेशन लिखिए, K तो K ही रहेगा, जो है आपका P स्क्वायर बाई 0.4 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा P प्लस B का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.6, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1.6 ही है ना भाई, बाद में इक्विलिब्रियम जब रीएस्टैब्लिश हुआ तो वहां पे कंसंट्रेशन कितना हो गया 1.6, और P प्लस B क्या है ये तो मुझे निकालना है कि भाई फाइनली CO का जो कंसंट्रेशन हुआ दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पे वो कितना हो गया, वो P प्लस B है, तो P प्लस B क्या आ गया, ये गया 4 टाइम्स 4P स्क्वायर इज इक्वल टू जो बाद में हुआ उसको हम बोल देते हैं कुछ L का स्क्वायर, वही निकालना है हमें L, तो L कितना आ गया 2P, तो मतलब और P क्या था इनिशियली जो था, तो L क्या है जो फाइनली था, तो फाइनली जो आ रहा है वो इनिशियल कितना हो गया है 2 टाइम्स। समझ में भी आ रहा है, होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि देखना मेरा K जो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे वो किस पे डिपेंड कर रहा है, CO का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई COCl2 का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आप बोल रहे हो K को कांस्टेंट रहना है क्योंकि आपने क्या है केवल अमाउंट चेंज की है, और इस वैल्यू को आपने 4 टाइम्स कर दिया है क्योंकि आप 0.4 से 1.6 पे चले गए हो, इसको 4 टाइम्स किया। अपने को ये पता है कि यार ये डिसोशिएट होकर जितना ये बनाएगा उतना ये बनाएगा, अब 4 का फैक्टर अगर नीचे आ गया है इंक्रीज होके तो ऊपर भी 4 का फैक्टर इंक्रीज होना पड़ेगा तभी तो कटेगा, अगर 4 का फैक्टर ऊपर से इंक्रीज होना है तो 2 का इधर से आएगा 2 का इधर से आएगा, बराबर बराबर बनने हैं, तो CO कितना बढ़ेगा 2 टाइम्स, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे बोला गया है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया वर इंट्रोड्यूस्ड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, आपके पास इनिशियली 2 मोल थे 1 लीटर के बर्तन में, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं उससे भाई NH3 से N2 और 3H2 बन रहा है आपका अमोनिया एंड हाइड्रोजन, तो बोल रहा है कि भाई डिसोसिएशन ऐसे हो रहा है, आप ये बता दीजिए कि अगर इक्विलिब्रियम पे हमें अमोनिया का 1 मोल मिला तो इस रिएक्शन का Kc क्या होगा। देखिए हमें वॉल्यूम की चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या है यहाँ पे 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही आपका क्या हो जाएगा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ मोल्स भाई अगर हम वॉल्यूम ले लीटर में तो वो कॉन्सेंट्रेशन देगा, वॉल्यूम आपका 1 है तो मोल्स ही हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अगर मोल्स ही मेरे कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई इक्विलिब्रियम पे 1 मोल है, पहले 2 मोल थे, ठीक है, मान लेते हैं कि इन 2 में से कुछ क्या गया, कितने मोल गए, 2 में से 1 गया तो 1 गया, ठीक है, तो मतलब इसका क्या हुआ है 2 - 1 हुआ है, इसके 2 से इसके 1 बनेंगे तो 1 गया है, तो 1 से कितना बनेगा भाई 2 से 1, तो 1 से कितना बनेगा आधा, ठीक है, और 1 से ये कितना बनेगा 2 से 3 बनता है भाई, 2 अमोनिया के से 3 हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो 3 2 से 1 से कितना बन जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम पे आ गया है। अब इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो Kc क्या हो जाएगा, हमने कहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का कोफिशिएंट क्या है तो क्यूब हो जाएगा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर, ठीक है, Kc हमें निकालना है तो Kc वुड बी N2 आ गया 1/2, वो आ गया 3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, फर्क नहीं पड़ता, ये कितना आ गया 3927/16, ठीक है, यही आएगा, वॉल्यूम हमने नहीं लिया क्योंकि 1 लीटर है, 1 लीटर कहीं भी लेके आओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो 27/16 ऑप्शन नंबर 3। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे आपने सारे क्या है आसान ही है और आगे भी आसान आसान ही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में आपसे पूछा गया कि रिएक्शन है A + 3B इन इक्विलिब्रियम विद 2C, ठीक है,
इस रिएक्शन का जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन, वो है 0.5, टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। तो Kp बता दीजिए कि पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। ठीक है, कैसे करते हैं भाई, गैसेस है सारे के सारे प्रोडक्ट है ना, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि भाई Kp is equal to Kc into RT to the power delta Ng, where delta Ng is equal to sum of stoichiometric coefficients of gaseous products minus sum of stoichiometric coefficient of gaseous reactants। तो delta Ng क्या हो जाएगा मेरा, तो Kp is equal to Kc है हाफ है ना, R हो जाएगा 1/12। टेम्परेचर केल्विन में लीजिए, 400 प्लस क्या करना पड़ेगा 273, तो 673। डेल्टा Ng कितना हो जाएगा, इधर है 2, तो डेल्टा Ng की कैलकुलेशन में क्या होगा 2 माइनस, इधर क्या है 3 + 1 4, तो ये आ गया -2। ठीक है, ये क्या बन गया भाई हमारा, Kp वुड बी इक्वल टू 1/2, नहीं -2 तो इसको नीचे ले लेते हैं, तो 1/12 इंटू 673 का स्क्वायर। देखो 12 से काटते हैं इसको, कितना बनेगा भाई 12 5 जा 60, 73 बचेगा, 12 6 जा 72, बाकी हम छोड़ देते हैं, 56 टाइप आ रहा है ना, तो ये आ गया 1/2 इंटू अपॉन में ही है 56 का स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1/2 इंटू, तो ये है 56 इंटू 56, 56 का स्क्वायर क्या होता है ये, इसको लिख लेते हैं, एक को 50 बना दो, एक को 60 बना दो, क्या आपको आंसर तो यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड करने चलेंगे तो पगला जाओगे है ना। तो आपको दिख रहा है कि सारे के सारे ऑप्शंस तो दिए गए हैं आपको, वो सारे 10⁻⁻⁴ में है, और आप क्या बोल सकते हो, बाकी देखिए सॉरी 1.64 तो कॉमन है, केवल आपकी 10 की पावर में क्या है चेंज कर रखा है, 10⁻⁴, 5, 6 या 3 क्या होगा, तो वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू भाई 6 5 से 30 हो गया, तो ये आ गया 3000 नीचे में। ठीक है, तो ये 3 नेगेटिव है, 3 जीरो है नीचे, तो ऊपर क्या, नीचे कितना बन रहा है ये 3 2 जा 6, 1.64 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक 0 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो 3000, एक और 0 आ गई। ठीक है, अब ये 10/6, ये 10/6 क्या है आपका 1.64, और ये 4 0 जो हैं भाई 10/6 की बात हम कर रहे हैं 5/3, तो ये मोटा मोटा आपको कितना जाएगा भाई 1.20 बच गया 6 टाइप। ठीक है, तो आप उसको 1.64 टाइप मान सकते हो, और 10⁻⁻⁴। तो आपको एग्जैक्टली सोल्व नहीं करने बैठ जाना है कि 56 और 56 कितना होगा फिर डिवाइड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया भाई, इधर से देखिए, वैसे भी अगर आप करते तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 10 की पावर और का जो मामला है वो मोटा मोटा सेम ही रहेगा। तो इस तरह के अप्रोक्सीमेशन लेके क्या है आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। तो अगर हम देखिए 1.64 10⁻⁴, आपको मिलेगा बच्चा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में आपको क्या बोल रहे हैं, इन ए रिएक्शन A + B इन इक्विलिब्रियम विद C + D, उसमें इनिशियली हमने क्या लिया, जो A की अमाउंट थी वो B से डबल थी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे हमने क्या देखा कि भाई B की जो अमाउंट हो गई वो C की अमाउंट की 1/3 हो गई। मतलब इनिशियली क्या था 2A और A, ठीक है, फिर 2A में से कुछ x गया इक्विलिब्रियम पे, 2A में से x मोल गए, इसका कोफिशिएंट 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसके x गए, जिसके भी x जाएंगे, तो 2A - x A - x, तो इधर x और x बनेंगे। तो बोल रहे हैं B की जो अमाउंट है वो C की 1/3 है, तो मतलब A - x इज इक्वल टू x/3। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया, A - x इज इक्वल टू x/3, विच मींस x इज इक्वल टू 3A/4। मुझे निकालना क्या है Kc, आराम से निकाल सकते हैं, क्यों, A कितना बचेगा, x की वैल्यू आ गई 3A/4, A कितना बचेगा 2A - x, तो 2A - 3A/4, B कितना है A - 3A/4, दैट इज A/4, ये कितना है x 3A/4, तो dB कितना है x 3A/4। Kc क्या हो जाएगा, concentration of C into concentration of D divided by concentration of A into concentration of B, तो your Kc would be 3A/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A/4 into 5A/4 है ना, इसको सोल्व कर लेना, 4 2 8, 8 - 3 5A/4 आएगा, A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाई 4 16, ठीक है, इंटू 16 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से आ जाएगा, 16 गया 9/5, 9/5 कितना हो जाएगा आपके पास 1.8, तो 1.8 आप पाओगे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि N2 + 3H2
इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। तो हेबर्स प्रोसेस जो है वो अपनी है, और आपको बोल दिया गया है कि यहाँ पे भाई जो आपके पास अमोनिया की जो अमाउंट है वो है 1.4 ग्राम, हाइड्रोजन की जो अमाउंट है वो है 1 ग्राम, आपके पास 2 लीटर का फ्लास्क है। ये बता दीजिए कि भाई अमोनिया और हाइड्रोजन के एक्टिव मास का रेशियो क्या होगा। भाई एक्टिव मास हम क्या लेके चलते हैं, हम मानते हैं एक्टिव मास क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमने कहा भाई कॉन्सेंट्रेशन तो आप निकाल ही सकते हो, तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, मोल्स, मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, N2 का मोलर मास 28, ये हो गए मोल्स बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है 2 लीटर, ये कितना आ गया, सोल्व कर दीजिए, इसको हटाइए, यहाँ कीजिए 14 2 जा 1/40, ठीक है। H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ जाएगा, गिवन मास 1 बाई मोलर मास 2 बाई, ये तो मोल्स बाई वॉल्यूम बाई 2, तो ये हो गया 1/4। तो रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ N2 बाई H2, तो 1/40 बाई 1/4, ये आ जाएगा बच्चों आपका 1:10, और 1:10 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। आसान था। चलिए ये सब मत कर देना कहीं यहाँ पे क्यूब व्यूब लगा दो। एक्टिव मास का मतलब है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो, कॉन्सेंट्रेशन में ये कोफिशिएंट को लेना देना है ही नहीं। अगर 1 ग्राम है 2 लीटर में, तो 1 ग्राम बाई उसका मोलिकुलर वेट जो कि 2 है, तो 1/2/2, ये वॉल्यूम है आपका, तो 1/4, ठीक है। चलिए 38 बच्चों आपको बोला गया है कि एक रिएक्शन हो रही है H2 + I2 गोइंग टू 2HI, और इसमें हमने क्या किया है, इनिशियली 1 ग्राम हाइड्रोजन था, 46 ग्राम आपका आयोडीन था, और हमने देखा इक्विलिब्रियम पे आयोडीन बचा है 1.9 ग्राम। तो अब ये बता दीजिए कि भाई फाइनली जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है तो कितने मोल तो आयोडीन के हैं और कितने मोल HI के हैं, है ना। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, लेकिन आपको सोल्व नहीं करना है। अगेन आपको ऑप्शन देख के लगाना है कि क्या हो सकता है यहाँ पे, है ना, कौन सा ज्यादा अप्रोक्सीमेटेड है आंसर, वो आप लगा दीजिए। तो क्या करेंगे हम, तो हमने कहा देखिए इसका अगर 1 ग्राम है तो मोल्स कितने हो गए इसके 1/2, इसका 46 ग्राम्स है तो उसका मोलर मास होगा कितना 254, आयोडीन का 127 होता है तो कितना हो जाएगा 254 I2 का, तो 1/2 कितना हो रहा है, ये तो आ रहा है 0.5 के आसपास। ये कितना है देखो यार, ये 0.5 कब होता, ये होता 0.5 जब 127/254 होता, लेकिन ये 0.5 से भी मतलब क्या है, काफी कम है, ठीक है। अच्छा तो मैंने कहा कि ठीक है ऐसा हो गया। आप क्या बोल रहे हैं फाइनली ये कि यार I2 जो बचा है 1.9 ग्राम बचा है, मतलब 46 ग्राम में से 1.9 ग्राम बचा है, बहुत कम बचा है ना यार, है ना। तो हम बोल रहे हैं यार, आप तो ये मान लो कि भाई ऑलमोस्ट पूरा I2 चला गया, मान लो, वैसे भी लिमिटिंग यही है कि ये 0.5 है, ये 0.5 से बहुत कम है, आप ये मान लो पूरा I2 चला गया। क्यों मान रहे हैं ऐसा, ये 1.9 ग्राम अगर आप मोल्स निकालने जाओगे I2 के, अगर आप I2 के मोल्स निकालोगे तो वो आएगा 1.9 ग्राम्स बाई 254, बहुत ही कम है यार। क्या आ रहा है ये फैक्टर, देखो तो आप 1.9 को 2 मान लो, 2/254 को 250 कर दो, ठीक है, 2 जीरो ऊपर लगा दो, 2 जीरो नीचे लगा दो, 25 से इसको काट दो, 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 × 10⁻³ मतलब 0.008, इसके आसपास का नंबर है ये, ठीक है। और क्योंकि हमने 1.9 को 2 बना दिया है तो ऊपर बढ़ा भी दिया है, नीचे घटा भी दिया है, तो थोड़ा ज्यादा आ रहा है, इससे कम आना चाहिए। ये बात समझ में आई। हम बोल रहे हैं आपने 1.9 को तो बढ़ा दिया और जो डिनोमिनेटर है उसको आपने घटा दिया, तो रेशियो तो आपका और बढ़ जाएगा ना, तो जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है, तो 0.008 से थोड़ा कम आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन दे रखा है 0.0075, वही आपका आंसर यहाँ पे होगा, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटेड यहाँ पे किया है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा बहुत लगाया है, तो कितना बचा है I2 आपका 0.0075, ये तो पता लग गया हमें। तो I2 कितना बचा होगा 0.0075। अच्छा अब मैं क्या कह सकता हूँ कि यार ये तो मतलब कुछ भी नहीं बचा है ना, 46 में से 2 ग्राम बचा है, तो आप मान लो पूरा चला गया। तो मैंने कहा क्या कि भाई HI बन रहा है और एक अगर दोनों के मोल जाएंगे तो 2 मोल बनेंगे। तो हमने कहा भाई आपके कितने मोल गए पहले ये समझते हैं, 46/254 गए, ठीक है, क्लियर है। या फिर ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसे कर लो कि भाई 46 था, 2 ग्राम गया है, उसको 1 ग्राम हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम मान लेते हैं 46 पूरा गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा 46/254, अब डिवाइड करने में तो हालत खराब हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 46 को बना दो 50, 254 को बना दो 250, ठीक है, 1 0 से 1 0 गई है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे मत काटिए, 25 से इसको 2 टाइम्स काटिए और फिर एक पॉइंट लगा देंगे 0.2, ये आ रहा है कुछ 0.2 टाइम्स, ठीक है। तो 0.2 अगर आयोडीन के मोल गए हैं तो इसके कितने बनेंगे 0.4, लेकिन मुझे पता है कि भाई 0.2 ना तो पूरे गए हैं
और ये अप्रोक्सीमेटेड भी है क्योंकि 0.2 नहीं आ रहा था। अपन ने जो न्यूमरेटर था उसको बढ़ा दिया है 46 से 50 और जो डिनोमिनेटर था उसको कम कर दिया है। अगर भाई a बाई ई में a बाई बी में अगर ये रेशियो बढ़ाना है तो या तो आप a को बढ़ाओ या b को घटाओ, हमने दोनों काम कर दिए तो ये नंबर कुछ ज्यादा आ जा रहा है, मतलब 0.2 नहीं आएगा, 0.2 से कम होगा तो मतलब 0.4 नहीं होगा, 0.4 से कम होगा। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हो 0.347 एक ऑप्शन आपको दिया गया है, वही सबसे नजदीक है इसके। तो हम बोलेंगे कि भाई HI के कितने मोल्स बनेंगे इक्विलिब्रियम पे 0.347 और आयोडीन के कितने बचे होंगे 0.0075। ठीक है, तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लगा के आप आंसर्स क्या है नजदीकी पा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड रिएक्शन वेसल, रिएक्शन और ये आपकी 2SO2 प्लस O2 गोइंग टू 2SO3। ठीक है, तो SO2 से SO3 बन रहा है और इस रिएक्शन का जो वॉल्यूम है इन्होंने क्या कर दिया है इक्विलिब्रियम पे हाफ कर दिया है। तो वॉल्यूम हाफ कर दिया है, सारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट गैसेस हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि यार क्या चेंज होगा, रिएक्शन वही रहेगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड आएगी, क्या होगा, है ना, ये सब पे हमें कमेंट करना है। तो हमने कहा यार ली-चैटले प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर आपने वॉल्यूम हाफ किया है, टेम्परेचर पे हमने कोई यहाँ पे चेंज किया नहीं है, के चेंज हो जाएगा, तो हमने क्या कहा कि वॉल्यूम अगर आपने हाफ किया है तो हम बोल सकते हैं प्रेशर आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। ठीक है, प्रेशर आपने डबल कर दिया है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई प्रेशर अगर डबल कर दिया है तो ली-चैटले के अकॉर्डिंग क्या है कि रिएक्शन चेंज जो इक्विलिब्रियम पे अगर आपको चेंज करोगे तो उस चेंज को अपोज करना चाहिए रिएक्शन। आपने क्या किया, प्रेशर डबल कर दिया है। प्रेशर डबल किया है तो किस साइड का प्रेशर बढ़ेगा, इधर का ज्यादा बढ़ेगा या इधर का ज्यादा बढ़ेगा। इधर 2 मोल्स है गैसियस, इधर 2 SO2 के हैं, 1 O2 का, तो इधर क्या है 3 है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर मैं देखूं तो इधर गैसियस 3 मोल आ रहे हैं, उधर कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। तो प्रेशर में चेंज किस पे ज्यादा इफेक्ट होगा, मतलब रिएक्टेंट साइड में। तो अगर आप प्रेशर को डबल करोगे तो इधर ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन और इधर उतना नहीं होगा, है ना, क्योंकि इधर 3 है उधर 2 है। तो रिएक्शन किधर जाएगी, अब बैलेंस करना चाहिए क्योंकि आपका K तो कांस्टेंट है। भाई समझना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि Kp लिख रहा हूं मैं। Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ठीक है, पार्शियल प्रेशर SO3 को लिख देता हूं टोटल प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर SO2 क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 उसका स्क्वायर इनटू टोटल प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह तो हमने यहाँ पे क्या बदले नहीं है, प्रेशर बदला है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम प्रेशर से केवल रिलेशनशिप देखें इसका, हम अगर इसका केवल रिलेशनशिप किससे देखें, प्रेशर से देखें कि हम क्या प्रेशर बढ़ाया घटाया है, तो हम क्या समझना चाह रहे हैं कि भाई प्रेशर का इंपैक्ट K पे किस तरह से पड़ेगा। तो हमने कहा इधर P स्क्वायर टाइप का आएगा, इधर P स्क्वायर और P क्यूब टाइप का आएगा, तो मतलब 1/P टाइप का आएगा। तो आपका Kp जो है वो 1/P के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर बढ़ाया तो Kp घटेगा। Kp लेकिन घट नहीं सकता, तो रिएक्शन कहां जाएगी Kp को बढ़ाने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब आसान है, कुछ नहीं है। तो अगर तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब रिएक्शन अगर आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो यही बताना था हमें। ठीक है, तो अब पढ़िए ऑप्शन नंबर ए, द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस विल रिमेन सेम। नहीं, ये तो गलत है ना, अगर रेट अगर सेम रहे तो फिर कैसे आपका जो Kp कम हो रहा है वो कैसे बढ़ेगा, मतलब Kp कैसे बैलेंस्ड रहेगा, हमें उस चेंज को ही तो अपोज करना है। तो रेट बराबर तो नहीं होंगे। द इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट, गलत बात है। सी, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, सही बात है, इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट करेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। और ऑप्शन नंबर 4 में बोल रहे हैं द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम डबल टू दैट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो पहली बात तो बोलते इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, जो कि गलत बात है। और एक बात ये भी बोल रहे हैं कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बिकम ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप ये इस पे कमेंट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का हम लिखते हैं RF = KF इनटू SO2, इसकी पावर मान लो कुछ A रही होगी, अपने को नहीं पता वो AB क्या है ना। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में बोलूंगा कुछ KB इनटू SO3 की पावर नहीं पता मुझे क्या है। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि यार वो SO2 SO3 की जो पावर आने वाली है उनका ये वैल्यूज क्या होंगी ABC की, जब तक आपको नहीं पता तो आप क्या है RF RB पे कमेंट नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 गुना होगा, है ना, 1.2 टाइम्स होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो आप उस वैल्यू पे कमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। अब अपने क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अब हम चलेंगे सीधा जो आपके आयोनिक के 4-5 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे सोल्व करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे बोला गया है कि भाई Na2CO3 अपने पास है, कितना है 10.6 ग्राम्स, ठीक है। तो Na2CO3 है 10.6 ग्राम, तो क्वेश्चन पढ़ ही लेते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, तो बता दिया बफर है, dissolving 10.6 grams of Na2CO3 in 500 ml of aqueous solution, 500 ml of aqueous solution, 10.6 gram of CO3 minus and containing 80 ml of 1 molar HCl, 80 ml 1 molar HCl। तो और K दे दिया गया है आपको कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है K जो है HCO3 माइनस का वो इतना है 6 × 10⁻⁻11। pH बता दो, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे HCO3 माइनस गोइंग टू CO3 माइनस CO3 माइनस प्लस H प्लस। क्या हुआ यहाँ पे 10.6 ग्राम, मतलब इसके कितने मोल्स हो गए भाई, Na2CO3 है आपका, Na2CO3, ठीक है, वो था। तो Na2CO3 का अगर आप देखो तो मोलर मास आएगा 106 ग्राम, तो 10.6 बाई 106 कितना आ गया, 0.1 मोल्स आ गए, ठीक है। इसके 0.1 मोल्स है, मतलब आपके 100 क्या है, मिलीमोल्स। अच्छा, HCl कितना दिया है, 80 ml 1 मोलार, मतलब 80 मिलीमोल्स, है ना भाई। कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, मतलब जो 1 मोलार दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन, दैट वुड बी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम आपका ml में है तो मोल्स आएंगे मिलीमोल्स में, तो कितना है H प्लस, तो HCl H प्लस तो है आपका 80 मिलीमोल। तो भाई अब ये स्ट्रॉन्ग है क्योंकि HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो रिएक्ट कर जाएगा पहले इसके साथ, है ना, जब तक कि क्या है सारा HCl खत्म ना हो जाए। तो 80 मिलीमोल इसके, 100 इसके हैं, मतलब क्या होगा, तो 80 तो चले ही जाएंगे सारे के सारे, तो इसके बचेंगे 20 और HCl3 माइनस बन जाएगा 80। बन गया बफर, क्यों, क्योंकि आपके पास एक वीक एसिड भी है और उसका क्या है वहां पे आपके पास सोल्ट भी है, ठीक है। तो वीक एसिड और उसका सोल्ट है, तो हम क्या वहां पे आपका पीए बफर बनेगा। तो बफर बन गया है, तो अब देख लेते हैं 80-20 का रेशियो है। पीएच ऑफ बफर का आपके पास फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log सोल्ट बाई एसिड, ठीक है। तो पीएच हमें निकालनी है, तो पीएच वुड बी माइनस लोग K कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻11 प्लस लोग सोल्ट का कितना दिया हुआ है, हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन समझना भाई कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम सोल्ट के एक्सप्रेशन में भी आएगा, एसिड के एक्सप्रेशन में भी आएगा, तो जितना वॉल्यूम हो तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो मोल्स का रेशियो ये आप सीधा ले सकते हो, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, ये 80 है वो 20 है, सोल्ट है वो, तो 20/80 ये हो गया 1/4। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस log 6 × 10⁻11। पहले 11 वाला ले आइए, तो 11 माइनस log 6, ठीक है, प्लस ये क्या है log 1/4। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो pH वुड बी 11 माइनस log 6 को लिख लीजिए 2 × 3, अलग अलग कर दीजिए, माइनस log 2 माइनस log 3, माइनस log 2 माइनस log 3, इसको लिख लीजिए 4⁻⁻1, उसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻⁻2, तो -2 आ जाएगा आगे, -2 log 2, -1 log 2 यहाँ है, 2 log 2 यहाँ है, टोटल हो जाएगा -3 log 2। तो ये हो गया 11 माइनस log 2 होता है 0.3, ये हो गया 0.9, माइनस ये होता है 0.47, तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस कितना हो गया भाई ये, तो आपका हो गया 9 4 13, ठीक है। तो मतलब ये कुछ 1.4 टाइप्स मान लो, तो ये आ गया 9.6 टाइप आपका आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे बोला गया है कि भाई आपके पास एक सोल्ट है HCOONH4, ठीक है, 1 मोलार है उसका कॉन्सेंट्रेशन, पीके दिया हुआ है आपको फॉर्मिक एसिड का, पीके भी दिया हुआ है आपको अमोनिया का, और पीएच पूछ रहा है इस सॉल्यूशन की, एक सॉल्यूशन जिसमें ये सोल्ट है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है, तो पीएच क्या होगी। अच्छा तो देखिए आप समझने की बात क्या है, तो ये भाई सोल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई ये समझ में आना चाहिए सोल्ट किस किस से मिलकर बना है, इसने दे दिए हैं भाई, एसिड ये रहा होगा, बेस ये रहा होगा, है ना। तो फॉर्मिक एसिड प्लस अमोनिया रिएक्शन जब करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, HC डबल होगी भाई, यहाँ से H प्लस जाएगा, और वो H प्लस क्या है आपका, ये NH4 प्लस बन जाएगा, वो HC डबल O माइनस बन जाएगा, फॉर्मेट आयन, और आपका ये NH4 प्लस, तो वही आपका क्या है सोल्ट है। तो ये क्या है, वीक एसिड है, ये क्या है, वीक बेस है, तो वो सोल्ट क्या है, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है जिसका हाइड्रोलिसिस अपने को करना है, और इसके वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट हो तो उसके पीएच कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला आपको आता है ना, ये आना ही पड़ेगा, निकालने नहीं बैठ सकते एग्जाम में, आधा घंटा चला जाएगा। तो पीएच का जो फॉर्मूला आता है वीक एसिड वीक बेस का, वो आता है हाफ ऑफ PKW
प्लस pk माइनस pkb। ये याद रखना, हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूला में जहां पे भी Ka आ रहा है वो प्लस साइन के साथ आ रहा है, जो Kb आ रहा है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो वीक वीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, pH क्या हो जाएगी 1/2, pK 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो pKw 14 रहेगा, प्लस pKa आपको दिया हुआ है 3.8 माइनस pK भी दिया हुआ है 4.8, 3.8 माइनस 4.8 आ जाएगा -1, 14 माइनस 1 13, 13/2 6.5। ऑप्शन नंबर कहाँ है 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इफ 0.01 मोल ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि 0.01 मोल ऑफ HCl डिसॉल्व कर रहे हैं हम, किसमें, एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, बफर सॉल्यूशन है तो एक वीक एसिड दे रखा है प्रोपेनोइक एसिड और उसका सोल्ट होगा, तो भाई वीक एसिड उसका सोल्ट चाहिए बफर के लिए, तो वीक एसिड जो है उसके मोल है 0.03, उसका के दे रखा है 10⁻5 और उसका सोल्ट जो है उसका दे रखे हैं मोल्स 0.02। तो ये बता दो यार हम इतने HCl ऐड कर देंगे इतने मोल्स तो इसके पीएच में क्या चेंज होगा। भाई आसान सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो आपके पास क्या है, ये एसिड है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में है किसके साथ समझिए, CCCO माइनस Na प्लस कुछ H प्लस कुछ इस तरह से होगा, है ना। हमें ये बताना है कि भाई अब अगर इसे क्या किया है कि हमारे पास ऑलरेडी क्या कंडीशन थी, इनिशियली क्या था, इनिशियली अगर मैं बात करूं तो अपने पास थे 0.03 मोल्स एसिड के हैं, सोल्ट के हैं 0.02 मोल्स। अब वो क्या कर रहा है, H प्लस के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड ले आ रहा है कितना 0.01। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ले आओगे तो ऑब्वियसली ये तो रिएक्ट करेगा, तो ये H प्लस रिएक्ट करेगा इस बेस के साथ। बेस क्या है यहाँ पे, ये रहा बेसिक पार्ट आपका, जो ये एनायनिक पार्ट है वो H प्लस साथ रिएक्ट करे क्या बनाएगा भाई, ये CCCO माइनस मतलब जो प्रोपेनोएट है, प्रोपेनोएट और ये आपका H प्लस ये रिएक्ट करके बनाएंगे आपका प्रोपेनोइक एसिड, राइट। तो 0.02 ये है, 0.01 ये है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो इसको रिएक्ट करवाएगा जब तक खत्म नहीं होगा, और एक्सिस में भी है ये तो वो तो उसको खत्म करके रहेगा। तो 0.02 ये 0.01 तो क्या हो जाएगा, ये 0 बचेगा, यहां से 0.01 बचेगा और 0.01 यहां आएगा तो ये 0.04 बन जाएगा। और पीएच है, यहां पे आपको एसिड दिया हुआ है वीक एसिड, तो पीएच क्या हो जाएगी pKa प्लस log सोल्ट बाय बेस, सोल्ट क्या है ये रहा, ठीक है 0.01 बाई एसिड क्या है 0.04, pK दिया हुआ 10⁻5 तो माइनस लोग करोगे तो 5 प्लस या कर ही लो, हाँ तो 5 प्लस ये क्या है भाई आपका 1/4, अभी किया था 1/4 क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हैं 2⁻², तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 log 2 होता है 0.3 तो ये हो जाएगा 4.4 और 4.4 आपको ऑप्शन में दिया हुआ होना चाहिए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट इन ग्राम्स विच मस्ट बी एडेड टू। तो कितना अमोनियम सल्फेट मैं ऐड करूं किसमें, 500 ml ऑफ 0.2 मोलर NH3 में, ताकि मेरी pH बन जाए 9, Kb ऑफ NH3 इज गिवन एज 2 × 10⁻5, ठीक है। तो बफर का ही क्वेश्चन है, क्यों कि आपके पास वीक बेस है और उसका सोल्ट आप क्या है ऐड कर रहे हो, आप बोल रहे हो pH क्या हो जाएगी, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि बफर है, ठीक है। तो भाई जैसे अपने को pH दे रखा है, ठीक है, तो जैसे pH होता है क्या, pH होता है pKa प्लस log सोल्ट बाई एसिड, ऐसे ही POH क्या आ जाएगा, POH हो जाएगा pKb प्लस log सोल्ट बाई बेस, सिंपल। pH है 9 तो POH 14 माइनस 9 ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू pKb क्या है भाई माइनस log Kb, log Kb क्या है 2 × 10⁻5 प्लस log, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आएगा, लेकिन आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है सेम चीज में है, मतलब जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रही होगी तो उसमें वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा ना यार, ठीक है। तो अपन सीधा मोल्स का रेशियो लेते हैं, सोल्ट कितना है, सोल्ट की तो अमाउंट निकालनी है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया भाई कुछ x मोल चाहिए। बेस के कितने मोल हैं, बेस के दे रखे हैं भाई 500 × 0.2 कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 100 मिली मोल्स, तो मैंने कहा 100 मिली मोल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, इसको सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 5 माइनस log 2 प्लस log x बाई 100, ठीक है। 5 से 5 गया, इस माइनस log 2 इधर ले आइए, ये क्या बन गया log 2 इज इक्वल टू log x बाई
100। अब अगर दो लोग ऐसे इक्वल हैं तो मतलब 2 को बराबर होना पड़ेगा 2x/100 के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहां से क्या आ गया, 2 = x/100। तो x कितना आ गया, 200 मिली मोल्स। 200 मिली मोल्स चाहिए मुझे किसके, NH4+ के। ध्यान रखना ये तो आपका सोल्ट है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में आपका जो आयन है यहां से वो क्या है, NH4+। इसका अगर 1 मोल होगा तो जब डिसोशिएट होगा तो आपको क्या मिलेगा, NH4 2 SO4 है, तो 2 NH4+ प्लस सल्फेट, तो 1 से 2 मिलेंगे। तो अगर 200 मुझे चाहिए NH4+, 200 मुझे चाहिए NH4+, क्योंकि NH का कॉन्जुगेट क्या है, NH4+। तो अगर वो 200 मिलीमोल चाहिए तो ये सोल्ट कितना चाहिए, 100 मिलीमोल्स, ठीक है। तो मैंने कहा ये सोल्ट चाहिए मुझे 100 मिलीमोल्स। 100 मिलीमोल्स मतलब 10⁻³ इतने मोल्स। इतने मोल्स मतलब क्वांटिटी कितनी, मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा, देखो भाई, अमोनिया ये N का हो गया 14 + 4 18 18 36 36 में आप कर दीजिए, सल्फेट का होता है 96 96 + 36 कितना हो जाएगा, 96 + 36 है ना। तो ये हो गया 132, और 132 हो गया, ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 13.2 ग्राम्स, राइट। 13.2 ग्राम्स आपका, हमने कहीं पे गलती कर दी है क्योंकि 13.2 ग्राम्स तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे। अब हमने क्या गलती करी है वो देख लेते हैं एक बार। (13.2 ग्राम्स 1.32), ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आपका आंसर गलत होगा यार, क्योंकि 13.2 ही आ रहा है। 10⁻⁵ एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। POH = pK + log solved by base। POH आपका जाएगा 5 5 = 2 - 5 log 2 0.3, मतलब log 2 = आपका जाएगा x/100, 500 × 1/5 100 ही आ रहे हैं मिलीमोल्स, तो मिलीमोल्स 100 आ रहे हैं। हाँ गड़बड़ी यहीं से हो सकती है, और तो कहाँ से होगी। 500 × 0.2 100, ठीक है यार, 100 तो 100 × 10⁻³ इतने मोल्स, 132 13.2 आना चाहिए ना यार, तो हो सकता है इसमें ऑप्शन ठीक ना हो, है ना। 13.2 ग्राम्स, और क्योंकि यहाँ पे 13.2 तो नहीं है, ठीक है, 13.2 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है पीएच ऑफ, है ना, सबसे आसान क्वेश्चन वही है इस पेपर का, कि पीएच ऑफ, अगर हम फिजिकल में बात करें तो पीएच ऑफ 0.05 मोलार H2SO4 इन वाटर, इसका पीएच बता दीजिए भाई। तो 0.04 अगर कॉन्सेंट्रेशन उतना है H2SO4 का, तो वहां से H+ कितना मिलेगा भाई, एक H2SO4 से अपने को 2 H+ मिलेंगे, राइट। क्योंकि H2SO4 की अगर आप बात करो, H2SO4, तो वो आपको देंगे 2H+ प्लस सल्फेट, ठीक है। और अगर ये 0.05 है तो ये उसका ट्वाइस कर लो, ये हो जाएगा 0.1 अगर है तो पीएच होता है माइनस log H+ कितना 10⁻⁻1, तो पीएच कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ pH = 13। तो pH 13 है, 1 ml सॉल्यूशन है, कितने हाइड्रोजन आयन इसमें होंगे। देखिए यार, अगर आपका pH = 13 है तो मतलब H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻13, ठीक है। ये तो कंसंट्रेशन है, 10⁻13 कंसंट्रेशन है H+ का, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ H+, है ना, बाई वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम कितना है 1 ml, मतलब 10⁻³ लीटर, राइट। तो यहां से मोल्स कितने आ गए, मोल्स ऑफ H+ आपके जाएंगे 10⁻16, राइट। इतने मोल्स हैं तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो 6 × 10⁻23, तो ये कितने हो गए 6 × 10⁻7, इतने आयंस आपके होंगे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो DT6 का डिस्कशन केमिस्ट्री पार्ट का समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को मतलब वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं इसको लाइव सेशन में भी, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है रिकॉर्डेड वीडियो जिन बच्चों ने वो सेशन अटेंड नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं तो प्लीज़ देखें और सीधा अपना वो क्वेश्चन देख के जो है अपना फायदा उठाएं, ठीक है। तो मिलते हैं, चलो इसके बाद DT7 का जो सोल्यूशन है वो राहुल से डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है आप लोग उस पेपर में क्या अच्छा करोगे। चलो बाय।